शुरू करते हैं। तो यहाँ जो हम बात करेंगे, अगर हम दूसरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जैसे हमने हमीरपुर की थी और किन्नौर की थी, तो वहां पर हमारे को पढ़नी पड़ती है एक ही रियासत के बारे में। यानी कि जो मान लीजिए अगर किन्नौर की बात करें या किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसका पुराना नाम क्या था, या फिर उसकी जो उसको रियासत कहते थे उसकी शासकों के बारे में, उनके बारे में हम बात करते थे। बट अगर कांगड़ा की बात करें तो यहाँ पर जो रियासतें आती है वो बहुत रियासतें आती है। जैसे कि कांगड़ा रियासत की बात करें, गुलेर होगी, साथ में नूरपुर होगी, दत्तारपुर होगी, सिब्बा होगी। तो इन सभी के बारे में हम रियासतों के बारे में बात करेंगे। कुछ छोटी हैं, कुछ लेंथी है, तो सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू से शुरुआत करेंगे हम कांगड़ा रियासत से। तो कांगड़ा रियासत को जो डिवाइड किया गया है वो 3 पार्ट में किया गया है, यानी कि इसका प्राचीन इतिहास, इसका मध्यकालीन इतिहास और साथ में इसका आधुनिक इतिहास। बाकी की हम रेगुलर ऐसे सिंपल पढ़ेंगे, बट इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। हमने क्या किया है, जिसने भी बनाई है इसकी हिस्ट्री या जिसने भी बुक में लिखी है उसी ने ही 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी कि हम स्टडी इसको 3 पार्ट में करेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कांगड़ा रियासत की प्राचीन इतिहास से। तो प्राचीन काल में कांगड़ा को त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको सभी में इंपॉर्टेंट याद रखना बहुत जरूरी है कि किसको पुराने नाम से क्या कहा जाता था, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको कांगड़ा रियासत आए, आपको त्रिगर्त रियासत भी आ सकती है। यानी कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि त्रिगर्त रियासत की स्थापना किसने की थी, तो अगर आपको पता होगा कि कांगड़ा रियासत को त्रिगर्त रियासत कहते हैं तो आपके लिए वो कोई मुश्किल नहीं होगा। बट अगर नहीं पता है तो आपको आते हुए भी आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कांगड़ा को कहा जाता था त्रिगर्त के नाम से, यानी कि त्रिगर्त के नाम से मशहूर था। इसकी स्थापना महाभारत युद्ध से पूर्व मानी जाती है, यानी कि महाभारत युद्ध से पहले से ही इसकी स्थापना मानी जाती है कि जो कांगड़ा रियासत थी वो स्थापित हो चुकी थी। अब बात करते हैं त्रिगर्त रियासत या कांगड़ा रियासत की स्थापना की। तो जो स्थापना की थी वो की थी भूमिचंद ने। तो ये आपको याद रखना है कि कांगड़ा रियासत को त्रिगर्त रियासत कहते थे और इसकी स्थापना जो की थी वो भूमिचंद ने की थी। राजधानी की बात करें तो मुल्तान पाकिस्तान इसकी राजधानी जानी जाती थी। तो यहां पर आपको 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि एक तो सिंपल ये कि कांगड़ा रियासत को पुराने समय में क्या कहते थे, त्रिगर्त। किसने स्थापना की थी, भूमिचंद ने, राजा भूमिचंद, और इसकी राजधानी थी मुल्तान पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। तो इसके 234वें राजा सुशर्मा ने जालंधर त्रिगर्त के कांगड़ा में किले की स्थापना कर उसको अपनी राजधानी बनाया। तो त्रिगर्त को जालंधर भी कहते थे, ठीक है। नाम बहुत से थे, ठीक है। कांगड़ा रियासत, त्रिगर्त रियासत या जालंधर भी उसी को कहते थे। तो इसका जो 234वां राजा था सुशर्मा, ठीक है, उसने त्रिगर्त के कांगड़ा में, ठीक है, कांगड़ा जो अलग शहर था, ठीक है, और जो त्रिगर्त रियासत थी उसके, तो त्रिगर्त के कांगड़ा में एक किले की स्थापना करी, ठीक है, और उसको अपनी राजधानी बनाया। अब बात कर लेते हैं त्रिगर्त का अर्थ क्या होता है। त्रिगर्त अर्थ का शाब्दिक अर्थ 3 नदियां कौन कौन सी है, रावी है, व्यास है और सतलुज है, के बीच फैले। यहां पर फैले आना था, फैले भूभाग को, यानी कि जो त्रिगर्त का अर्थ है जो 3 नदियां हैं मेनली रावी, व्यास और सतलुज, इनके बीच में जो भूभाग यानी कि जमीनी एरिया जो फैला होता है उसको त्रिगर्त कहते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है त्रिगर्त का अर्थ, ये मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए ऐड किया था। बट आपको याद रखना है कि जो सुशर्मा राजा था, ठीक है, उसने त्रिगर्त के कांगड़ा में किले की स्थापना कर उसको अपनी राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं। त्रिगर्त की राजधानी, जो त्रिगर्त की राजधानी थी वो थी नगरकोट, कांगड़ा शहर, ठीक है। इसको भीमकोट भी कहते थे, इसको भीमनगर भी कहते थे और इसको सुशर्मापुर भी कहते थे। ये तीनों नाम इसी के ही थे। और जो इसकी स्थापना की थी वो की थी सुशर्मा ने, ठीक है, यानी कि जो बाद में बनी इसकी राजधानी। पहले तो हमने पहले की बात कर ली है, बट जो आगे जाकर बनी वो नगरकोट, जिसको कांगड़ा शहर कहा जाता था, और इसकी स्थापना जो की थी वो सुशर्मा राजा ने की थी, इसलिए इसको सुशर्मापुर भी कहते हैं। महमूद गजनवी के दरबारी उतबी ने अपनी पुस्तक में इसे भीमनगर, फरिश्ता ने भीमकोट और अलबेरूनी ने नगरकोट की संज्ञा दी है। तो ये आप एक्स्ट्रा के लिए पढ़ सकते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं। महाभारत के युद्ध में सुशर्मा ने कौरवों का साथ दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि कौन से राजा ने कौरवों का साथ दिया था महाभारत युद्ध में, तो वो दिया था सुशर्मा ने। उसने मत्स्य देश के राजा विराट पर आक्रमण भी किया था। कांगड़ा का अर्थ है कान का गढ़, यानी कि भगवान शिव ने जब जालंधर राक्षस को मारा था तो उसके कान
जिस स्थान पर गिरे थे वही स्थान कांगड़ा कहलाया। तो इसीलिए इसको जालंधर भी कहते थे, जो हमने पीछे बात की थी, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव ने जालंधर राक्षस को मारा था। पाणिनि की अष्टाध्यायी में त्रिगर्त की आयुधजीवी संघ कहा गया है। जो पाणिनि की एक रचना है अष्टाध्यायी में, तो वहां पर त्रिगर्त को आयुधजीवी संघ के नाम से जाना गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको पता हो स्टोरी के तौर पे। मेन जो है यहाँ पर क्वेश्चन है वो है सुशर्मा कौन से राजा ने महाभारत में कौरवों का साथ दिया था, वो थे सुशर्मा। और मेन क्या है ये यहाँ पर कि 1615 में थॉमस कोरियात, 1666 में थेवेनोट और 1783 में फास्टर और 1832 में विलियम मूरक्राफ्ट ने कांगड़ा की यात्रा की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से सन में किसने यात्रा की थी, तो ये आपको 4 याद रखने हैं कि कौन से सन में किसने यात्रा की थी कांगड़ा की। आगे बढ़ते हैं। तो ये था प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में इतना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि जो मेन पॉइंट है। अब मध्य कालीन इतिहास के ऊपर आते हैं, और साथ अब इसमें जो पहला नंबर है वो है महमूद गजनबी का। महमूद गजनबी के बारे में बात करेंगे, इनके जो मेन पॉइंट हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने बहुत कुछ इसमें, अगर आप हिस्ट्री बुक के थ्रू देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। एक्स्ट्रा इसमें बहुत कुछ दिया गया है, तो मैंने काट पीट के छांट के इसमें वीडियो को बनाया है। अगर फिर भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप बुक्स को प्रेफर कर सकते हो, बट अगर आप इसी में ही संतुष्ट हो या आपको लगता है कि हाँ इसमें काम चल जाएगा, तो आप इसी कोई वीडियो को पढ़ सकते हो। बट मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है कि इसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूं। तो महमूद गजनबी की बात करेंगे। कांगड़ा पर अगर आक्रमण की बात करें तो 1009 में महमूद गजनबी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। अब जिस समय इसने कांगड़ा पर आक्रमण किया था उस समय वहां का राजा था जगदीश चंद्र। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कब आक्रमण किया था और उस समय वहां का राजा कौन था। 1043 तक कांगड़ा किला तुर्कों के कब्जे में रहा। 1043 में कांगड़ा किला तोमर राजाओं ने आजाद करवाया, और 1051 से 52 में पुनः तुर्कों के कब्जे में चला गया, और 1060 में कांगड़ा के राजाओं ने पुनः कांगड़ा किले पर आक्रमण कर लिया। तो ये डिपेंड करता है आप पर, आपको एक बार पढ़ना है ताकि आप पे अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इनमें से आ भी जाए तो आपको एक बार ऑप्शन देख के याद आ जाए। बाकी ये 2 पॉइंट आपको याद जरूर रखने हैं कि कब महमूद गजनबी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था और उस समय वहां का राजा कौन था। क्वेश्चन पूछने के लिए आपके पास ये भी आ सकता है कि कब तक तुर्कों के कब्जे में रहा, बट इसके चांसेस थोड़े कम है क्योंकि एक कांगड़ा की हिस्ट्री नहीं है, और भी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री है, 12 डिस्ट्रिक्ट की, और एग्जाम में ऐसा भी नहीं है कि पूरी हिस्ट्री ही पूछी जाती है। तो मेन आपको सेपरेट आउट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो आक्रमण किया था वो किया था कांगड़ा पर 1337 में, और उस समय जो वहां का राजा था वो था पृथ्वीचंद। और फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो उसने 1365 में कांगड़ा पर आक्रमण किया और उस समय वहां का राजा था रूपचंद। तो 2 पॉइंट आपको यहां से भी सेपरेट आउट करने हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था वो किया था 1337 में, बट उस समय वहां का राजा था हमारा पृथ्वीचंद, और फिरोज शाह तुगलक ने किया था 1365 में, जो उस समय वहां का राजा था रूपचंद। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 और फिरोज शाह तुगलक ने 1365। फिरोज शाह के पुत्र नसरुद्दीन ने 1389 में भागकर नगरकोट पहाड़ियों में शरण ली और उस समय कांगड़ा का राजा सागर चंद था। नेक्स्ट बात करते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। रूपचंद का नाम मानिकचंद के नाटक धर्मचंद नाटक में भी मिलता है, जो 1562 के आसपास लिखा गया है। फिरोज शाह तुगलक, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको खुद ही पढ़ के पता लग जाएगा कि कौन कौन सी लाइनें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको यहां से सेपरेट आउट करनी है। वैसे सभी अगर आप वीडियो को एक बार पूरा भी देख लेंगे तो भी आपको याद ही रहेगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद के लिए ले गया था। इन पुस्तकों का फारसी में दलील फिरोजी शाही के नाम से अनुवाद इज्जुद्दीन खालिद खानी ने किया था। तो जो ब्लू में है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि कौन सा जो था शासक वो ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें फारसी अनुवाद के लिए ले गया था, वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, पुस्तकों का फारसी में दलील फिरोज शाही के नाम से अनुवाद किया गया था, यानी कि किस नाम से अनुवाद किया गया, दलील फिरोज शाही, और किसने किया था, इज्जुद्दीन खालिद खानी ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं तैमूरलंग। तो तैमूरलंग ने 1398 में शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा था। उस समय वहां का राजा मेघचंद था। 1399 में वापसी में तैमूरलंग के हाथों धमेरी नूरपुर को लूटा गया और हिंदूर नालागढ़ के राजा आलमचंद ने तैमूरलंग की सहायता की थी।
तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कब आक्रमण किया था, ज्यादा कुछ नहीं है, डीपली नहीं जाना है। 1398 में तैमूर लंग ने शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा था। और कौन से राजा ने सहायता की थी उसकी? राजा आलमचंद ने। आगे बढ़ते और बात करते हैं हरिहर प्रथम और करमचंद। एक है यहाँ पर, तो प्रथम है, इसका मतलब हरिहर प्रथम और करमचंद। हरिहर एक बार शिकार के लिए हड़सर को गुलेर कहा जाता था, गुलेर गए, जहां वे अपने सैनिकों से अलग हो गए और कई दिनों तक नहीं मिले। उन्हें मरा समझकर, माफी चाहूंगा अगर आपको कहीं लिखने में यहां पर मिस्टेक हो गई है कई बारी, तो उन्हें मरा समझकर उनके भाई करमचंद को राजा बना दिया गया। हरिहर को 21 दिन बाद एक व्यापारी राहगीर ने खोजा। हरिचंद ने अपने भाई को राजा बनने की जब बात सुनी तो उन्होंने हरिपुर में किला और राजधानी बनाकर गुलेर राज्य की स्थापना करी। तो मेन फोकस ये सिर्फ स्टोरी इसलिए है कि आके आपको याद रहे, आपको मेन याद रखना है कि हड़सर को ही गुलेर कहा जाता है, एक तो हड़सर को गुलेर कहा जाता है, और गुलेर राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी हरिचंद ने। ठीक है, अब ये क्यों की थी? क्योंकि हरिचंद एक बार शिकार खेलने गए, ठीक है, और वहां पर वो सैनिकों से अलग हो गए, तो बहुत दिनों तक नहीं मिलने के बाद क्या किया गया, उनके जो भाई था करमचंद, उनको राजा बना दिया गया। फिर जब वो बाद में वापस आए तो उन्होंने अपने भाई के राजा बनने की बात सुनी, तो वो जानबूझकर वहां नहीं गए, ठीक है, तो उन्होंने गुलेर राज्य की स्थापना फिर अलग से की थी, गुलेर राज्य की स्थापना, और हरिपुर को उसकी राजधानी बनाया था। तो मेन फोकस यहां पर आपको याद रखना है, गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर ने, हरिहर ने, यहां पर हरिहर आएगा, ठीक है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा हरिचंद है कि हरिहर है। तो ये गुलेर राज्य की स्थापना की थी और हरिपुर को राजधानी। आज भी गुलेर को कांगड़ा के हर त्योहार में प्राथमिकता मिलती है क्योंकि वह कांगड़ा वंश के बड़े भाई द्वारा स्थापित किया गया है। संसार चंद वन करमचंद का बेटा था जो 1430 में राजा बना था। तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आपको मेनली याद रखना है गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी और उसको किसने राजधानी बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं मुगल वंश। अब बात करेंगे मुगल वंश की, तो अकबर के समकालीन राजा, मुगल वंश में आपको पता है कि अकबर थे, तो उनके समकालीन राजा, ये क्वेश्चंस इनमें से एक बार आ जाता है कोई ना कोई क्वेश्चन कि अकबर का इनमें से कौन सा समकालीन राजा था या उसने कब से कब तक शासन किया। तो यहाँ पर इसकी एक लिस्ट दी गई है कि मुगल वंश में अकबर के जो समकालीन राजा थे, कांगड़ा के या जो भी रियासत के थे, त्रिगर्त रियासत के, वो कौन कौन थे? तो धर्मचंद, जिन्होंने शासन किया 1528 से 1563, मानिक चंद 1563 से 1570, जयचंद 1570 से 1585 और विधि चंद 1585 से 1605। तो ये जो सभी राजा थे ये थे अकबर के समकालीन। आपको याद रखना है कि धर्मचंद, मानिकचंद, जयचंद और विधि चंद अकबर के समकालीन राजा थे और जो इन्होंने शासन किया वो यहां पर दिया गया है, आप एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजा जयचंद को अकबर ने गुलेर के राजा रामचंद की सहायता से बंदी बनाया था। राजा जयचंद के बेटे विधिचंद ने 1572 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया। तो अगर पीछे बात करें, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि विधिचंद ने तो 1585 से 1605 तक राज्य किया, तो ये यहां पर है कि 1585 में विधिचंद गद्दी पर बैठे थे, बट अगर विद्रोह की बात करें तो उन्होंने 1572 में भी अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अकबर ने हुसैन कुली खान को कांगड़ा पर कब्जा कर राजा बिरबल को देने के लिए भेजा और अकबर ने टोडरमल को पहाड़ी क्षेत्रों को मापने के लिए भेजा था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अकबर ने किसे पहाड़ी क्षेत्रों को मापने के लिए भेजा था, तो वो भेजा था टोडरमल को। 1579 में विधिचंद ने पहाड़ी राजाओं से मिलकर विद्रोह किया परंतु उसे हार मिली और उसे अपने पुत्र त्रिलोकचंद को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखना पड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिलोकचंद, जिन्होंने यहां पर शासनकाल दिया है 1605 से 1612 और हरिचंद द्वितीय 1612 से 1627। यह दोनों राजा जहांगीर के समकालीन थे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के जो आता है वो है जहांगीर के समकालीन कौन कौन से राजा थे। वो थे त्रिलोकचंद, जिन्होंने शासन किया था 1605 से 1612 और हरिचंद द्वितीय थे जो 1612 से 1627। हरिचंद द्वितीय के समय नूरपुर के राजा सूरजमल ने विद्रोह कर चंबा में शरण ली। सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह और रायन विक्रमाजित की मदद से 1620 में कांगड़ा किले पर नवाब अली खान ने कब्जा कर लिया। नवाब अली खान कांगड़ा जिले का पहला मुगल किलेदार था। तो यहाँ पर एक और लाइन आपको जो इंपॉर्टेंट जो नोट डाउन करनी है या याद रखनी है, वैसे आपको पढ़ना सब कुछ है बट जो इंपॉर्टेंट लाइन, एक तो कौन से राजा जहांगीर के समकालीन थे, फिर है पहला मुगल किलेदार, कांगड़ा जिले का पहला मुगल किलेदार कौन सा था, वो था नवाब अली खान कांगड़ा किले का। और जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां के साथ गुलेर होते हुए कांगड़ा आया, कांगड़ा जिले में मस्जिद बनवाई,
वापसी में बाहर नूरपुर, ठीक है, वापसी में बाहर नूरपुर और पठानकोट होता हुआ वापस गया। तो यहां पर दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो पहला मुगल किलेदार कौन था और जहांगीर के समकालीन कौन थे। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रभान सिंह। चंद्रभान सिंह जो थे उन्होंने राज्य शासन किया 1627 से 1660। तो चंद्रभान सिंह को मुगलों ने राजगीर की जागीर देकर अलग जगह बसा दिया। चंद्रभान सिंह को 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने गिरफ्तार किया था। तो औरंगजेब ने किस राजा को गिरफ्तार किया था? वो थे चंद्रभान सिंह, जिनको 1660 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं विजय राम सिंह। तो ये छोटे छोटे हैं, एक एक लाइन है, मैंने सिर्फ इसलिए ऐड किया ताकि आपको याद रहे अगर आपसे पूछा भी जाए, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन्होंने शासन आप यहां से देख सकते हैं 1660 से 1697 और आलमचंद ने 1697 से 1700। विजय राम सिंह की बात करें तो विजय राम सिंह ने बीजापुर शहर की नींव रखी थी। बीजापुर शहर की नींव किसने रखी थी? विजय राम सिंह ने, और उसे अपनी राजधानी बनाया था। और आलमचंद ने 1697 में सुजानपुर के पास आलमपुर शहर की नींव रखी थी। मतलब नाम से ही आपको पता लग जाएगा, आलमचंद ने आलमपुर की और विजय राम ने बीजापुर शहर की नींव रखी थी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमीरचंद 1700 से 1747। हमीरचंद के पुत्र हमीरचंद ने आलमचंद के पुत्र हमीरचंद ने हमीरपुर में किला बनाकर हमीरपुर शहर की नींव रखी थी। यह हमने हमीरपुर की हिस्ट्री में भी कर लिया था। इसी के कार्यकाल में नवाब सैफ अली खान 1740 में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार बना। पहले की हमने बात कर ली थी कांगड़ा किले की, वहां पर जिला गलती से टाइप हो गया था, तो कांगड़ा किला है वो। कांगड़ा किले का पहले किलेदार कौन था वो भी हमने बात कर ली थी। और अंतिम जो मुगल किलेदार था वो था नवाब सैफ अली खान, जो कि 1740 में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार बना था। नेक्स्ट बात करते हैं राजधानी। अब देखिए राजधानी यहां पर दी है डायरेक्टली, मैंने जो त्रिगर्त रियासत रही है, ठीक है, कि उसकी राजधानी कौन कौन से सन में थी। तो 1660 से अगर 1697 की बात करें तो वो थी बीजापुर। 1697 से 1748 की बात करें तो आलमपुर। 1761 से अगर 1824 की बात करें तो सुजानपुर। और 1660 से 1824 से पूर्व और बाद में कांगड़ा की राजधानी कांगड़ा शहर थी। तो यहां पे क्या है कि अगर 1660 और 97 के बीच में मतलब तक थी बीजापुर, 1697 से 1748 तक थी आलमपुर और 1761 से थी 1824 तक सुजानपुर। अब ये जो डेट है 1660 से 1824, इससे पहले मतलब इस टाइम पीरियड से, ये जो पूरा टाइम पीरियड था, इससे पहले और इससे बाद जो कांगड़ा की राजधानी थी वो कांगड़ा शहर थी, जो शहर था, ठीक है। फिर 1855 में अंग्रेजों ने धर्मशाला को कांगड़ा की राजधानी बनाया, ठीक है। तो आप इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि अंग्रेजों ने धर्मशाला को कांगड़ा की राजधानी कब बनाया था, तो वो बनाया था 1855 में। बाकी आपसे पूछा जा सकता है कब कौन सी थी, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कांगड़ा का आधुनिक इतिहास। अब मध्यकालीन खत्म हो गया है, आधुनिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राजा अभयचंद की, जिनका शासनकाल रहा है 1747 से 1750। अभयचंद ने ठाकुर द्वारा और 1748 में टिहरा में एक किले की स्थापना करी। तो ये लाइन आपको याद रखिए, आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे उसमें से वो याद रखिए, बट अगर आपने पढ़ा होगा एक बार तो आपको लिए वो इजी रहेगा। नेक्स्ट है घमंडचंद 1751 से 1774। घमंडचंद 1761 में जौनपुर शहर की नींव रखी। जौनपुर शहर की नींव रखी थी घमंडचंद ने। अहमद शाह दुर्रानी के आक्रमण का फायदा उठाकर घमंडचंद ने कांगड़ा किला को छोड़कर अपनी पुरानी सारी रियासत पर कब्जा कर लिया। जो अहमद शाह दुर्रानी था उन्होंने मुगलों पर आक्रमण किया था, तो मुगलों पे आक्रमण का इस बात का फायदा उठाकर घमंडचंद ने क्या किया, कांगड़ा किले को छोड़कर अपनी सारी जो रियासतें थी उस पर कब्जा कर लिया था। घमंडचंद को 1759 में अहमद शाह दुर्रानी ने जालंधर दोआब का निजाम बनाया था। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं संसार चंद द्वितीय, जिनका शासनकाल था 1775 से 1824। जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख था जिसने कांगड़ा चंबा नूरपुर की पहाड़ियों पर आक्रमण किया। उसे 1775 में जयसिंह कन्हैया ने हराया। संसार चंद ने जयसिंह कन्हैया को कांगड़ा किले के कब्जे के लिए 1781 में बुलाया। उसे 1787 में संसार चंद को कांगड़ा किला सौंप दिया तथा बदले में मैदानी भूभाग ले लिया। तो ये जनरल सी एक आपको स्टोरी बनाकर याद रखना है कि क्या क्या हुआ था, कब कब हुआ था। बाकी आपको ये याद रखना है कि जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख था जिसने कांगड़ा और चंबा की नूरपुर की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं संसार चंद के आक्रमण। तो संसार चंद ने राहुलू के लिए चंबा के राजा को नरेटी शाहपुर में हराया। उसने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बनाकर 12 वर्षों तक नादौन में रखा, जिसे बाद में अमर सिंह थापा जो गोरखा थे उन्होंने छुड़ाया।
तो ये आपको याद रखना है कि संसार चंद ने मंडी के राजा था जिनको ईश्वरी सिंह, जिनको 12 वर्षों तक क्या किया था, बंदी बनाकर रखा था, और बाद में उन्हें अमर सिंह थापा ने छुड़ाया था। संसार चंद ने 1794 में बिलासपुर पर आक्रमण किया और जो उसके पतन का कारण बना, यानी कि जो संसार चंद का पतन था उसका मेन कारण माना जाता है उसका बिलासपुर पर आक्रमण। बिलासपुर के राजा महान चंद ने गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को संसार चंद पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था, तो यही उनके पतन का कारण बना। तो संसार चंद का पतन, अमर सिंह थापा ने 1805 में बिलासपुर, सुकेत, सिरमौर, चंबा की संयुक्त सेनाओं के साथ मिलकर महल मोरियो में संसार चंद को हराया। तो कहां पर हराया था? महल मोरियो में, हमीरपुर में है जो थी एक जगह में, संसार चंद को हराया था। संसार चंद ने कांगड़ा किले में शरण ली। संसार चंद ने नौरंग वजीर की मदद से कांगड़ा किले से निकलकर 1809 में महाराणा रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी की संधि की थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि महाराणा रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी की संधि किसने की थी? संसार चंद ने। कौन सी ईस्वी में? 1809 में। 1809 ईस्वी में महाराणा रणजीत सिंह ने अमर सिंह थापा को हराया, ठीक है, संधि की, फिर अमर सिंह थापा को हराया। संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव महाराणा रणजीत सिंह को दिए। महाराणा रणजीत सिंह ने देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा किले व क्षेत्र का नाजिम गवर्नर बनाया। तो देसा सिंह मजीठिया को बनाया गया था, जिसको नाजिम या गवर्नर कहते हैं, कांगड़ा किले का महाराणा रणजीत सिंह द्वारा। तो अगर देखा जाए तो आपको ये बहुत बोरिंग लग रहा होगा कि इतना कुछ याद करने का, बट अगर आप इसको स्टोरी की तरह याद रखें, अपने दिमाग में एक स्टोरी बना लीजिए, ठीक है, कि अमर सिंह थापा था, ठीक है, पहले अमर सिंह थापा ने संसार चंद को हराया, ठीक है, फिर उसने किले में जाकर शरण ली, फिर उसने महाराणा रणजीत सिंह के साथ संधि कर ली कि वो अमर सिंह थापा को हराएंगे। सिंपल सी बात है कि मैं आपको ज्वालामुखी की संधि दी, आपको कांगड़ा किला दूंगा और बाकी गांव भी दूंगा, आपने किसको हराना है? अमर सिंह थापा को। तो महाराणा रणजीत सिंह ने 1809 में अमर सिंह थापा को हराया, बदले में उन्होंने सारे उसको गांव दिए, और महाराणा रणजीत सिंह ने बाद में देसा सिंह मजीठिया, क्योंकि वो भी पहला सिख था जिन्होंने आक्रमण किए थे, को कांगड़ा किले का नाजिम बनाया। तो इस तरह से अगर स्टोरी के टाइप में याद रखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अनिरुद्ध चंद की बात करते हैं। 1824 में जो गद्दी पर बैठे थे। संसार चंद के बाद उसका बेटा अनिरुद्ध चंद कांगड़ा का राजा बना। महाराणा रणजीत सिंह ने अनिरुद्ध चंद से अपने प्रधानमंत्री राजा ध्यान सिंह, जो कि जम्मू के थे, के पुत्र हीरा सिंह के लिए उसकी बहन का हाथ मांगा। 1846 में कांगड़ा पूर्ण रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व में आ गया था। तो ये आपको मेन याद रखना है लाइन, कि कब से जो कांगड़ा था वो पूर्ण रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व में आ गया था, तो वो थे 1846। अनिरुद्ध चंद के बाद रणवीर चंद 1828, ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक ये गलत टाइप हो गया है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। प्रमोद चंद 1847, प्रताप चंद 1857 और जयचंद 1864 में कांगड़ा के राजे बने या राजा बने, ठीक है। तो एक बार रणवीर चंद का याद है, वैसे नहीं भी करेंगे तो इतना कुछ नहीं है, इतना आपको ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, आपको मेन याद रखना है कि ब्रिटिश प्रभुत्व में कब आ गया था, तो 1846 में आ गया था। नेक्स्ट बात करते हैं गुलेर रियासत की। तो कांगड़ा रियासत का इतना ही था। अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ ऐड करनी हो तो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं बुक से, बट मुझे नहीं लगता आपको इतना कुछ ज्यादा ऐड करने की जरूरत है। मेन पॉइंट याद रखिए। और बाद में वैसे भी क्वेश्चंस, जबकि क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बनेगी जरूर कांगड़ा किले की, सभी के मिक्सअप करके हिस्ट्री के पे, तो आपकी वहां रिवीजन जरूर होगी। गुलेर रियासत की अब बात करते हैं। गुलेर रियासत का पुराना नाम ग्वालियर था, पुराना नाम आपको जरूर याद रखना है। कांगड़ा के राजा हरिचंद ने 1405 में गुलेर रियासत की स्थापना हरिपुर में की, जहां उसने शहर व किला बनवाया। तो वो हरिचंद था पीछे, जो मैंने बोला था आपको नाम चेक करने के लिए, हरिहर गलती से वहां टाइप हो गया था, हरिचंद आपको याद रखना है। हरिचंद ने गुलेर रियासत की स्थापना की थी 1405 में, और हरिपुर में जहां उन्होंने शहर व किला बनाया था, और हरिपुर को अपनी राजधानी बनाया था, गुलेर की राजधानी। यहाँ पर हम पीछे इसको डिस्कस कर चुके हैं। गुलेर रियासत की स्थापना बस आपको यहाँ से याद रखना है, गुलेर रियासत का पुराना नाम था ग्वालियर। हरिचंद ने इसकी स्थापना करी थी 1405 में, और साथ में ही उसने हरिपुर को गुलेर रियासत की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं रामचंद, जिन्होंने शासन किया 1540 से 1570। गुलेर रियासत के 15वें राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़ने में मुगलों की मदद की। यह अकबर का समकालीन था। तो गुलेर रियासत का जो राजा अकबर का समकालीन था वो था 15वां राजा रामचंद, यानी कि रामचंद थे जो वो 15वें राजा थे। उन्होंने कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़ने में मुगलों की मदद की थी, और ये अकबर के समकालीन थे। रामचंद के शासनकाल में शेर शाह सूरी के छोटे पुत्र इस्लाम शाह सूरी
1545 से 1553 ने शिवालिक की पहाड़ियों में प्रवेश कर वहां के, सॉरी यहाँ पर वहां आना था, वहां के बहुत छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। तो तारीख दोदी नामक पुस्तक इस्लाम शाह द्वारा लिखी गई है, जिसमें गुलेर राज्य का वर्णन मिलता है। तो आपको याद रखना है कि तारीख दोदी में गुलेर राज्य का वर्णन मिलता है, जो कि पुस्तक है किसके द्वारा लिखी हुई, इस्लाम शाह के द्वारा लिखी हुई। नेक्स्ट बात करते हैं जगदीश चंद्र 1570 में। रामचंद्र के बाद उसका पुत्र जगदीश चंद्र 1570 में गद्दी पर बैठा। मेनली आपको फोकस करना है कि जगदीश चंद्र कब कौन से सन के टाइम में थे, तो 1570 में थे, गद्दी पर बैठे थे। 1572 में पहाड़ी राजाओं ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया और इस विद्रोह को दबाने के लिए मुगल सेना ने नूरपुर में प्रवेश किया। इस विद्रोह का नेतृत्व कांगड़ा के राजा विधिचंद कर रहे थे। तो विद्रोह जो 1572 में हुआ था अकबर के विद्रोह, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो राजा विधिचंद कर रहे थे और जगदीश चंद्र ने इसमें भाग नहीं लिया था, यानी कि वो टोटली जो थे वो मुगलों की तरफ थे। नेक्स्ट बात करते हैं रूपचंद की 1660। तो रूपचंद के जो मुगलों के साथ जो बहुत अच्छे संबंध थे, मुगल सम्राट जहांगीर ने जब 1620 में दोबारा नगरकोट पर आक्रमण किया तो रूपचंद ने भी मुगल सेना के कांगड़ा अभियान में सहायता करी। तो इन्होंने मुगलों की सहायता की थी। 16 नवंबर 1620 को उन्होंने कांगड़ा के किले पर अधिकार कर लिया। 1623 और 24 रूपचंद नूरपुर के राजा जगत सिंह के विद्रोह को दबाने के लिए मुगल सेना की सहायता की थी। इससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे अच्छी खिल्लत और बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो जहांगीर था उसने अच्छी खिल्लत और बहादुर की उपाधि किस राजा को दी थी, वो दी थी रूपचंद को। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुगल सेना की सहायता की थी राजा जगत सिंह के विद्रोह को दबाने के लिए। मेन जो आपको याद रखना है वो इस पूरे जो ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव वे में, इसमें यही याद रखना है। बाकी आप थोड़ा थोड़ा माइंड में रखिए ताकि आपको देख के याद आ जाए अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मानसिंह 1635 से 1661। मानसिंह को उसकी बहादुरी के लिए शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। यहां पर एक ही मेन पॉइंट है कि शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि किसको दी थी, वो दी थी मानसिंह को। उसने तारागढ़ किले पर 1641 और 42 में कब्जा किया था। मानगढ़ का किला मानसिंह ने बनवाया था, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। मानगढ़ का किला किसने बनवाया था? मानसिंह ने। 1661 में उसकी मृत्यु बनारस में हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं राज सिंह 1675 से 1665। राज सिंह ने चंबा के राजा चतर सिंह, बसोली के राजा धीरजपाल और जम्मू के कृपाल देव के साथ मिलकर मुगलों को हराया था। तो इसमें इतना कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश सिंह 1760 से 1790। प्रकाश के समय घमंड चंद ने गुलेर पर कब्जा किया, बाद में संसार चंद ने गुलेर पर कब्जा किया। ध्यान सिंह वजीर ने कोटला इलाका गुलेर राज्य के कब्जे में रखने में मदद की। तो इसमें भी इतना कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। सिर्फ आपको ये याद रखना है प्रकाश सिंह ने कब से कब तक शासन किया था, कब गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट बात करते हैं भूप सिंह। भूप सिंह था जो वो गुलेर का अंतिम शासक था। तो ये याद रखना है गुलेर रियासत का अंतिम शासक कौन था जिसने शासन किया। देसा सिंह मजेठिया ने 1811 में गुलेर पर कब्जा कर कोटला किले पर कब्जा कर लिया। भूप सिंह के पुत्र शमशेर सिंह 1820 से 1877 ने सिखों से हरिपुर किला आजाद करवा लिया था। वर्ष 1886 में गुलेर पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। तो अब तक आपको पता लगा कौन कौन सी आपको इंपॉर्टेंट लाइंस याद रखनी है। एक तो ये कि गुलेर रियासत का अंतिम शासक कौन था, और साथ ही साथ कि गुलेर रियासत पर अंग्रेजों का कब्जा किस वर्ष हुआ था, तो 1846 में ही। नेक्स्ट बात करते हैं नूरपुर रियासत या राज्य। तो नूरपुर का जो पुराना नाम था वो धमीरी था, ठीक है, और जो राजधानी थी वो थी पठानकोट, जिसको पैठान भी कहते थे। अकबर के समय में नूरपुर के राजा वासुदेव ने राजधानी पठानकोट से नूरपुर बदली, ठीक है। तो पठानकोट से नूरपुर जो राजधानी ले गए थे वो ले गए थे राजा वासुदेव। प्राचीन काल में नूरपुर और पठानकोट औदुंबर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। तो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं स्थापना। नूरपुर राज्य की स्थापना चंद्रवंशी दिल्ली के तोमर राजपूत जेठपाल द्वारा 1000 ईस्वी में की गई थी। तो स्थापना जो की थी वो जेठपाल ने की थी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर राजा हैं जो ज्यादा कुछ इनके बारे में नहीं है। तो जसपाल की बात करते हैं 1313 से 1337। ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, ये आपको याद रखना है। कैलाश पाल की बात करें 1353 से 97, ठीक है, इन्होंने तातर खां को युद्ध में हराया था, ठीक है। ये सिर्फ आपको मेन पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ऊपर वाला में अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे और नीचे वाले में तातर खान को हराया था जो कि कैलाश पाल ने। भीमपाल की बात करें तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे जिनका शासनकाल था 1473 से 1513 तक।
नेक्स्ट बात करते हैं भक्तमल 1513 से 1558 तक। भक्तमल का जो विवरण है वो अकबरनामा में भी मिलता है। भक्तमल के समय शेरशाह सूरी के पुत्र सलीम सुर शाह ने मकोट किला बनवाया था। सिकंदर शाह ने अकबर के शासनकाल में 1557 में भक्तमल के सहयोग से मकोट किले में शरण ली। मुगलों ने 1558 में भक्तमल को गिरफ्तार कर लाहौर जेल भेज दिया, जहां बैरम खां ने उसे मरा दिया था। तो भक्तमल की मृत्यु बैरम खां ने करवाई थी। भक्तमल ने शाहपुर में किला बनवाया था। तो ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं तख्तमल 1558 से 80। तख्तमल को भक्तमल के स्थान पर राजा बनाया गया। वह उसका भाई था। उसने सबसे पहले अपनी राजधानी को पठानकोट से धमेरी बदलने के बारे में सोचा, परंतु इस कार्य से पहले ही वह मर गया। आगे बढ़ते हैं। बासदेव 1580 से 1613। इसने नूरपुर की राजधानी पठानकोट से धमेरी बदली, यानी कि नूरपुर बदली थी, वो हम पहले बात कर चुके हैं। बासदेव ने कई बार मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया। ये सारे विद्रोह सलीम जहांगीर के समर्थन में थे। नेक्स्ट बात करते हैं सूरजमल 1613 से 1619। तो सूरजमल ये एक स्टोरी टाइप है, आपको ध्यान से पढ़नी है। अगर मैं कुछ बोलने में गलती भी कर दूं तो आप देख सकते हैं, कुछ लिखा हुआ आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। आपको सिर्फ स्टोरी याद लिखनी है। सूरजदेव को वासुदेव की मृत्यु के बाद नूरपुर का राजा बनाया गया। यह उसका बेटा था। सूरजमल ने मुर्तजा खान से और बाद में शाह कुली खान एवं मोहम्मद तकी के साथ झगड़ा कर कांगड़ा किले पर कब्जे के अभियान को रद्द करवा दिया। सूरजमल ने मौके का फायदा उठा खुद कांगड़ा क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जहांगीर ने सुंदरदास, विक्रमाजीत और सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह को सूरजमल के विद्रोह को दबाने भेजा। सूरजमल चंबा भाग गया। सूरजमल को उसके भाई माधव सिंह के साथ पकड़कर मृत्युदंड दे दिया गया और जतिन को नूरपुर का राजा बना दिया गया। तो आपको सिर्फ ये मेनली अगर आप बात करें स्टोरी को पढ़ के, तो आपको सिर्फ सूरजमल ने कब से कब तक शासन किया था वो याद करना है। बाकी इसमें कुछ इतना खास नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं जगत सिंह 1619 से 1649। जगत सिंह के समय जहांगीर अपनी पत्नी के साथ धमेरी आया था। तो ये आपको याद रखना है, जगत सिंह के समय जहांगीर अपनी पत्नी के साथ धमेरी आया था, यानी कि नूरपुर। और जगत सिंह ने नूरजहां के सम्मान में धमेरी का नाम नूरपुर रखवाया था। तो जगत सिंह ने जो धमेरी का नाम नूरपुर रखवाया था वो नूरजहां के नाम पर रखवाया था, जो कि लिखवाया था जगत सिंह ने। जगत सिंह ने 1623 में दलोद युद्ध में चंबा के राजा जनार्दन को मारा और बलभद्र को अपनी पूरी निगरानी में राजा बनवाया। बसोली के राजा भूपतिपाल को गिरफ्तार कर जगत सिंह ने सबसे पहले 1614 और 15 में बसोली पर कब्जा किया। जगत ने नूरजहां को बेटी कहकर संबोधित करता था। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि धमेरी का जो धमेरी नूरपुर कहते हैं, तो नूरपुर का नाम नूरजहां के नाम पर पड़ा था और उसको किसने रखा था? उसको जगत सिंह ने रखा था। और 1623 में दलोद के युद्ध में चंबा के राजा जनार्दन को किसने मारा था? जगत सिंह ने। नेक्स्ट बात करते हैं वीर सिंह 1789 से 1846 तक। वीर सिंह नूरपुर राज्य पर शासन करने वाला अंतिम राजा था। अंतिम राजा आपको जरूर याद रखना है, वीर सिंह था। वीर सिंह ने 1826 में महाराणा रणजीत सिंह के विरुद्ध विद्रोह किया। वीर सिंह को पकड़कर रणजीत सिंह ने 7 वर्षों तक अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में रखा। तो ये लाइन आपको जरूर याद रखनी है, वीर सिंह को पकड़कर रणजीत सिंह ने 7 वर्षों तक अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में रखा, जिसे बाद में चंबा के राजा चरहट ने 85,000 रुपए देकर छुड़वाया, क्योंकि वीर सिंह उनका जीजा था। 1846 में अंग्रेजों का नूरपुर पर कब्जा हो गया। वीर सिंह के पुत्र जसवंत सिंह के समय नूरपुर रियासत के वजीर राम सिंह पठानिया ने 1848 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। राम सिंह पठानिया को पकड़कर सिंगापुर भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति वफादारी दिखाई थी। तो आपको बस मेन पॉइंट इसमें याद रखने हैं। वैसे ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेन पॉइंट इसमें आपको सेपरेट आउट करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिब्बा राज्य। तो सिब्बा राज्य ज्यादा बड़ा नहीं है, जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उतना ही इसके बारे में आपको पढ़ना है। सिब्बा राज्य की अगर बात करें तो सिब्बा राज्य गुलेर राज्य की एक शाखा थी, जिसकी स्थापना गुलेर के राजा के छोटे भाई शिवराम चंद ने 1650 में की थी। जहांगीर 1622 में सिब्बा राज्य आया था, ये याद रखना है। सिब्बा राज्य पर 1786 से 1806 में संसार चंद, 1808 में गुलेर के भूपचंद ने और 1809 से 1830 के बीच में महाराणा रणजीत सिंह ने कब्जा किया था और उन्हीं का ही शासन रहा था। सिब्बा राज्य को डाडा सिब्बा भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं दत्तारपुर राज्य। यह सिब्बा राज्य की एक शाखा थी, जिसकी स्थापना 1550 में दत्तारचंद ने की थी। गोविंद चंद ने 1806 में संसारचंद के विरुद्ध गोरखों की सहायता की थी और दत्तारपुर के राजा जगत सिंह ने 1848 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें
उन पर यानी कि उन्हें उसको उन पे कब्जा करके उनको अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया था। तो ये ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है सिब्बा राज्य और दत्तारपुर राज्य में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा मैं भी कंफ्यूज था इस वीडियो में क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो है। तो बाकी आप अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप बुक को प्रेफर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिमला। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने लिखा है बुशहर और रतेश, ठीक है। तो अगर बात करें शिमला जो था उसकी सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो वो थी बुशहर, जिसको आज के टाइम में रामपुर बुशहर के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे छोटी रियासत थी वो थी रतेश, ठीक है। कई बार पूछा भी जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी पहाड़ी रियासत, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी पहाड़ी रियासत थी, तो वो थी हमारी रतेश। 2 वर्ग किलोमीटर आई थिंक इसका जो एरिया था वो था, ठीक है। तो ये सबसे छोटी हमारी जो थी पहाड़ी रियासत थी। और अगर शिमला की बात करें तो ये सबसे छोटी, इसकी भी ये सबसे छोटी रियासत थी। तो इनके बारे में हमारे को दो के बारे में तो जरूर पढ़ना है, बुशहर और रतेश के बारे में। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे जुब्बल, हाटकोटी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रियासत के बारे में, क्योंकि बहुत सारी रियासतें हैं और हमारे पास एक ही डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि हमने शिमला की ही हिस्ट्री पढ़नी है। बट फिर भी मैंने यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो पॉइंट कवर किए हैं ताकि आपको आसानी हो। और बुशहर और रतेश के बारे में तो हम डीपली पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम जुब्बल के बारे में डीपली भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो बचेंगी हमारी जो दूसरी हमारी कुछ रियासतें बचेंगी, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या इंसिडेंट्स उसमें इंपॉर्टेंट हुए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है या कुछ हमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए तो आप बुक प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। नेट के थ्रू जा सकते हो, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिलती है तो आप उसको ऐड कर सकते हो, जो भी आप नोट्स बना रहे हो या कहीं भी इसको नोट डाउन कर रहे हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बुशहर रियासत की, ठीक है। तो बुशहर रियासत है जो वो शिमला की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती थी। तो अगर इसकी बात करें स्थापना, तो स्थापना करी थी प्रद्युमन ने, श्री कृष्ण के पुत्र ने इसकी जो है स्थापना करी थी। और जो अपनी राजधानी बनाई थी इसको, उसको कामरू को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। अब इसकी स्थापना के पीछे भी एक स्टोरी है, ठीक है। जहां जहां मुझे लगेगा कि स्टोरी बतानी चाहिए वहां मैं जरूर बताऊंगा ताकि आपको एक याद रहे, ठीक है। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है स्टोरी बताने में, बट फिर भी आपको एक, जब भी कभी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आएगा तो आपको एक स्टोरी अगर माइंड में रहेगी तो आपको जरूर याद रहेगा। अब हुआ क्या था कि जो श्री कृष्ण के पौत्र थे यानी कि प्रद्युमन के बेटे, उनका नाम था अनिरुद्ध, ठीक है। और जो शोणितपुर, ठीक है, जिसको सराहन कहते हैं, शोणितपुर का एक राजा था बाणासुर, ठीक है, उनकी पुत्री थी बाणासुर। यहाँ पे लिखूंगा नहीं मैं, आप सुन लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर लिखने में थोड़ी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो थे बाणासुर, उनकी पुत्री थी एक उषा। तो जो श्री कृष्ण के पौत्र थे अनिरुद्ध, वो एक बार शोणितपुर यानी कि सराहन घूमने आए या फिर ऐसे भी किसी भी काम से आए होंगे, तो उन्होंने बाणासुर के सामने जो उषा से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, यानी कि उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। इस पर बाणासुर को बहुत सारा गुस्सा आया, ठीक है, और उन्होंने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। जब इस बात का पता श्री कृष्ण और प्रद्युमन को चला तो वो वहां पर शोणितपुर आए और उन्होंने क्या किया कि बाणासुर से पहले तो बोला कि हाँ अनिरुद्ध को छोड़ दे, जो भी उनके बीच में बात हुई होगी। बट बाणासुर ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी, तो इस कारण उनके बीच में युद्ध हुआ जिसमें बाणासुर को हार का सामना करना पड़ा और उसकी मृत्यु भी होगी। बाद में क्या हुआ कि जो श्री कृष्ण ने राज्य जीता था शोणितपुर, वो वहां पर उन्होंने प्रद्युमन को दे दिया, ठीक है। और उसके चलते ही वहां पर बुशहर रियासत की स्थापना की गई आसपास, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है ये, ठीक है। ये डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते कि कैसे, कब, कहां पर, किस टाइप से हुआ, ठीक है। बट जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखना है वो रखेंगे, स्थापना किसने की थी, प्रद्युमन ने, श्री कृष्ण के पुत्र ने। राजधानी जो बनाया था वो कामरू को बनाया था। और जो 110वें वंशज राजा थे उनके, चतर सिंह, ठीक है, उन्होंने राजधानी कामरू से सराहन स्थानांतरित करी। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है। स्थापना किसने करी थी, राजधानी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजधानी कामरू से सराहन किसने ट्रांसफर करी थी या स्थानांतरित करी थी, तो वो की थी चतर सिंह ने, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केहरी सिंह, ठीक है। तो केहरी सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं बुशहर रियासत के, ठीक है, जिनका शासनकाल जो रहा है 1639 से 1696 तक रहा है। और इनके बारे में जो भी हमने पॉइंट डिस्कस करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस इनसे पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले तो बुशहर के सबसे प्रसिद्ध राजा था ये केहरी सिंह, ठीक है। औरंगजेब द्वारा दिल्ली आमंत्रित किया गया था, ठीक है। औरंगजेब ने एक बार क्या किया था कि दिल्ली आमंत्रित किया था इन्हें, ठीक है, अपने दरबार में,
ठीक है। तो औरंगजेब द्वारा छत्रपति की उपाधि दी गई थी। तो कहरी सिंह को औरंगजेब के द्वारा छत्रपति की उपाधि दी गई थी। अजान बाहु भी कहरी सिंह को कहा जाता था। ठीक है। साथ ही साथ व्यापार बढ़ाने के लिए उन्होंने लवी मेले को शुरू करवाया था। ठीक है। और हंगरांग घाटी, ठीक है, जो है वो तिब्बत से वो कहरी सिंह को जागीर के रूप में मिली थी। अब क्या है कि छत्रपति की उपाधि जो थी वो औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। अब क्यों दी गई थी, इसका कारण रीजन एक है कि एक बार औरंगजेब ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया और उसमें कहरी सिंह को आमंत्रित किया। अब क्या था, उस टाइम पे जो दिल्ली का टेम्परेचर था वो बहुत हाई था, या आप कह सकते हैं कि जो गर्मी थी वहां पर बहुत ज्यादा पड़ रही थी। अब क्या हुआ कि जब भी कहरी सिंह वहां पहुंचे तो वो जहां भी जाते थे उनके सिर पर, मतलब सिर से गैप पे आसमान में एक बादल का जो टुकड़ा था वो चला रहता था साथ साथ, मतलब उन सूर्य की धूप उन तक नहीं पहुंच पाती थी। तो जहां भी वो जाते थे, तो जब ये बात औरंगजेब ने सुनी तो उन्होंने उन्हें अपने कक्ष में बुलाया। तो वो बादल का टुकड़ा वहां भी उनके सिर पर ही था, मतलब कि उनको गर्मी से बचाने के लिए वो हर टाइम उनके सिर पर रहता था। तो जब औरंगजेब ने इसका उनसे कारण पूछा तो उन्होंने इसको सिंपल सी बोल दिया कि ये तो देवी देवताओं की कृपा है। तो इसी कारण से औरंगजेब ने उनको छत्रपति, यानी कि जिसके सिर पर छत्र है उसको छत्रपति की उपाधि दी थी, तो वो कहरी सिंह को दी थी। बात करें अगर अजान बाहु की, अजान बाहु क्यों कहा जाता था, ठीक है, तो अजान बाहु इसलिए कहा जाता था कहरी सिंह को क्योंकि जब वो खड़े होते थे तो उनकी जो हाथ है, ठीक है, वो उनके घुटनों पर छूते थे। ठीक है, जैसे श्री रामचंद्र जी भी इसी टाइप से थे, तो इसलिए उनको अजान बाहु कहा जाता था। लवी मेला जो था वो कहरी सिंह ने ही शुरू करवाया था। क्यों करवाया था, ये व्यापार को बढ़ाने के लिए, जो व्यापार को बढ़ाने के लिए वो व्यापार था हमारा जो बुशहर और तिब्बत। ठीक है, बुशहर एक हमारी जो बुशहर रियासत थी, ठीक है, साथ ही साथ जो हमारी तिब्बत रियासत थी उसके बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए। और ये जो व्यापार बढ़ा, ये बढ़ा हमारा जो 1681, ठीक है, एक 1681 में संधि हुई थी बुशहर और तिब्बत के बीच में। तो उसके बाद व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, लवी मेले का शुरुआत की गई। ठीक है, बट क्या हुआ कि मुक्त व्यापार ये जो था ये 1662 तक ही चला। ठीक है, सॉरी 1962 तक। ठीक है, 1962 तक ये था जो व्यापार चला। उसके बाद जो मतलब बाद में जो युद्ध वगैरह जो आपको पता ही है, जो प्रॉब्लम्स हुई तिब्बत और जो बीच में, तो उसके बाद ये व्यापार को रोक लगा दी गई थी। तो 1681 में जो संधि हुई थी उसके बाद ये लवी मेला शुरू करवाया गया था कि ताकि जो हमारा किन्नौर और तिब्बत है, ठीक है, किन्नौर जो पहले इसी के अंडर आता था बुशहर के, तो उसमें जो है हमारा जो व्यापार मुक्त रूप से चला रहे। बट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं, छत्रपति अजान बाहु लवी मेला और हांगरंग घाटी। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट बात करते हैं राम सिंह की। राम सिंह का जो शासनकाल था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि सराहन से रामपुर को स्थायी राजधानी बनाया था। रामपुर को इन्होंने दोबारा ट्रांसफर कर दिया था सराहन से रामपुर पे अपनी राजधानी। इसके समय में कुल्लू ने अपने वो सारे क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिए जिन पर कहरी सिंह ने कब्जा किया था। इनके टाइम पे क्या हुआ कि जो कहरी सिंह ने अपने समय में, ठीक है, क्योंकि कहरी सिंह एक प्रतापी राजा थे, तो इन्होंने जो भी कुल्लू के एरिया पे अपना कब्जा किया था उनको राम सिंह के शासनकाल में कुल्लू ने अपने वापस राज्यों में मिला लिया। कुल्लू के राजा जो विधि सिंह थे उन्होंने बुशहर पर आक्रमण किया और बाहरी सिराज के धावल, कोटखंडी और बलरामगढ़ पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये विधि सिंह ने कब्जा किया था और ये जो क्षेत्र हैं वो आज भी कुल्लू जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं महेंद्र सिंह की। तो महेंद्र सिंह के शासनकाल में बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं हुई, बट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी गोरखा आक्रमण। ठीक है, तो गोरखा आक्रमण जो हुआ वो 1810 और 11 के आसपास हुआ। वैसे जो मेनली माना जाता है वो 1810 माना जाता है, बट डिफरेंट बुक्स में कई बार 1811 भी लिखा होता है कहीं में, तो मैंने यहाँ पर दोनों डेट दे दी। वैसे बेसिकली जो है वो 1810 है और इनका जो शासन रहा वो रहा 1810 से 11 से 1815। एक बात याद रखिएगा कि जो गोरखा ब्रिटिश युद्ध हुआ था वो 1815 के आसपास ही हुआ था। आई थिंक 1815 में ही हुआ था। तो कहीं भी, चाहे वो कोई भी रियासत हो, 1815 तक ही गोरखों का शासन रहा। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी रियासत का नाम लेके, ठीक है, बुशहर रियासत जो भी हम आज पढ़ रहे हैं शिमला रियासत में से किसी भी रियासत का नाम लेके या कहीं किसी भी जगह से कोई भी आपको कहीं भी पूछ लिया जाए कि गोरखा का शासन जो है वो इस रियासत पे कब तक रहा, तो वो 1815 तक रहा। हाँ, आक्रमण करने की डेट अलग अलग थी, सन अलग अलग थे कि कहां पर किस टाइम, कहीं पे 1810 में, कहीं पे 1805 में, बट जो निकाले थे वो 1815 के बाद गोरखा ब्रिटिश युद्ध जो हुआ था उसके बाद इनको गोरखों को देश से निकाल दिया गया था।
ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि गोरखा आक्रमण जो हुआ था बुशहर पे 1810 और 1811 में हुआ था, ये भी याद। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उस समय जो बुशहर रियासत का राजा था वो महेंद्र सिंह था। नेक्स्ट बात करते हैं जो क्षेत्र। अब क्या हुआ कि जब गोरखा के आक्रमण हुए, हमने देख लिया कि जो 1810 और 1811 में, 1810 मान लेते हैं कि 1810 में जो आक्रमण हुआ था तो गोरखों ने बुशहर रियासत पे हो गए। अब कुछ क्षेत्र ऐसे थे वहां पर जो अंग्रेजों के अधीन थे, ठीक है। तो गोरखों ने सोचा कि हमारा जो साम्राज्य है वो हमें फैलाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेजों के अधीन क्षेत्र थे उनमें भी कुछ बाधाएं डालनी शुरू कर दी। अब इसका जो परिणाम निकला वो कुछ अच्छा नहीं निकला। तो क्यों नहीं निकला? वो जो डेविड ऑक्टरलोनी थे, एक अंग्रेजी अफसर थे डेविड ऑक्टरलोनी, उन्होंने क्या किया कि 1814 में घोषणा की कि जो भी पहाड़ी राजा गोरखों को खदेड़ने में उनकी मदद करेगा, उसको जो उसका राज्य जो गोरखों द्वारा छीना गया था, पैतृक राज्य, उसको वापस दे दिए जाएंगे। अब ऑब्वियस है सभी को मदद तो करनी पड़ती क्योंकि सभी के राज्य गोरखों द्वारा छीने गए थे। तो इसी कारण 1814 में गोरखा ब्रिटिश युद्ध हुआ, ठीक है। 1814 1815 दोनों में, ठीक है। और जो 1815 में क्या हुआ कि महेंद्र सिंह को बुशहर वापस किया गया, जो कि गोरखों द्वारा छीन लिया गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गोरखा जो ब्रिटिश कमांडर थे वो थे डेविड ऑक्टरलोनी, और जो गोरखा कमांडर था वो था अमर सिंह थापा, जो कि सारे में जिसने क्या किया था, हम जो गोरखों सेना का कमांडर था वो था अमर सिंह थापा, जिसने सभी पहाड़ी क्षेत्रों पर आक्रमण किया था, अमर सिंह थापा। नेक्स्ट बात करते हैं यूरोपियन यात्री। अब कुछ यूरोपियन यात्री महेंद्र सिंह के शासनकाल में जो थे वो बुशहर रियासत में आए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले थे जेम्स बेली फ्रेजर, ठीक है। कब आए इसका कोई ज्यादा पता नहीं है, बट इनकी एक पुस्तक है इंपॉर्टेंट, जो है हिमालयन माउंटेन पुस्तक, हिमालयन माउंटेन का नाम है, ठीक है। वो इसने लिखी है जेम्स बेली फ्रेजर ने। फिर अलेक्जेंडर जेरार्ड 1817 में आए, ठीक है। और ये 1817 में ये कलकत्ता से पैदल चलकर किन्नौर आए थे, ठीक है। तो पैदल चलकर आए कलकत्ता से, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। लॉर्ड क्रैममियर ये 1829 में आए थे, और फ्रांसीसी विक्टर जैकमो ये भी हमारे 1829 ईस्वी में आए थे, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट यात्री जो कि महेंद्र सिंह के शासनकाल में आए थे। अब आपसे डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है कि अलेक्जेंडर जेरार्ड किसके शासनकाल में आए थे, तो महेंद्र सिंह आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं शमशेर सिंह। शमशेर सिंह का जो शासनकाल था वो 1850 से 1911 था, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस राजा ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, तो वो थे शमशेर सिंह। फिर हुआ धूम विद्रोह। धूम विद्रोह हुआ था बुशहर रियासत में, जो कि शमशेर सिंह के काल में हुआ था 1859 में, जिसका नेतृत्व फतेह सिंह ने किया था। शमशेर सिंह के ही भाई थे, ठीक है। और शमशेर सिंह का शासनकाल संतोषजनक नहीं था, ठीक है। कुछ मतलब ऐसे इन्होंने कोई काम नहीं किए जो ब्रिटिश सरकार को लगा हो कि संतोष। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई ब्रिटिश सरकार किसी की मदद करती थी, गांव लुटाती थी, फिर भी वो कुछ एरिया ऐसे थे जो अपने कब्जे में रखती थी, ठीक है, या फिर उनसे वार्षिक कर लेती थी, कुछ भी उनका एक क्राइटेरिया होता था। तो शमशेर सिंह का जो शासनकाल था संतोषजनक नहीं था। इसी के कारण क्या हुआ, टीका रघुनाथ सिंह थे जो उनके पुत्र, उनको गद्दी पर बिठाया गया, जिन्होंने बहुत अच्छे से शासन चलाया, और ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको, या भारत सरकार द्वारा CIE की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं पदम सिंह। पदम सिंह का जो शासनकाल रहा है वो 1873 से 1947 तक रहा। ये बुशहर के अंतिम शासक थे, ठीक है। और इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था, और पदम सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा 9 तोपों की सलामी भी दी गई थी, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में पदम सिंह ने साथ दिया था, ठीक है। 1857 में आपको पीछे याद रखना है कि शमशेर सिंह ने दिया था, ठीक है। धूम विद्रोह शमशेर सिंह के शासनकाल में हुआ था, और CIE की उपाधि टीका रघुनाथ सिंह को बुशहर रियासत के जो शासक थे उनको दी गई थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बुशहर रियासत से रिलेटेड। अब बात करेंगे हम जुब्बल रियासत की। तो जुब्बल रियासत की जो स्थापना की थी वो की थी उग्रसेन के बड़े पुत्र करमचंद। अब कई बुक्स में करमचंद है, कई बुक्स में करणचंद है, तो वो आप देख लीजिएगा जो भी आपके पास सही ऑप्शन पूछा जाए। तो उग्रसेन के बड़े पुत्र करमचंद है। अब उग्रसेन जो थे वो 12वीं शताब्दी में सिरमौर के शासक थे, 12वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी के आसपास सिरमौर के शासक थे। अब एक बार क्या हुआ कि उग्रसेन अपने पुत्रों के साथ और अपनी वाइफ के साथ घूमने हाटकोटी आए। अब थोड़े दिन वो हाटकोटी में रुके, बट सडनली क्या हुआ कि उग्रसेन को वापस अपनी सिरमौर रियासत थी जो उसकी राजधानी थी सिरमौरी ताल, वहां पर वापस जाना पड़ा। बट उन्होंने अपने वाइफ और जो उनके बेटे थे, ठीक है,
करमचंद ही नहीं थे, 3 बेटे थे उनके, और भी थे 2, बट उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। हम मेनली पढ़ेंगे करमचंद के बारे में। तो उन्होंने अपने बेटों और वाइफ को वहीं हाटकोटी छोड़ के वो वापिस सिरमौरी ताल चले गए। ठीक है, रीजन ये था कि उस समय जो भारत पर है मोहम्मद गौरी के आक्रमण हो रहे थे। ठीक है, तो उन्हें ये डर था कहीं सिरमौर रियासत पर भी मोहम्मद गौरी आक्रमण ना करे, तो इसके कारण उन्हें वापस जाना पड़ा। अब हुआ क्या कि उनके दरबार में एक आदमी आया उस समय, और उसने कहा कि उसकी जो वाइफ है वो, जो उस समय नदी बहती थी, नदी का नाम मुझे याद नहीं, गिरी नदी थी आई थिंक, हाँ गिरी नदी थी, तो उसके ऊपर एक पतली डोरी पर चल सकती है। ठीक है, तो राजा ने ये बात मानी नहीं, बट उन्होंने कहा कि अगर वो ये ऐसा कर देगी तो वो अपना आधा राज्य उसको दे देगा। तो पर उसे तो उसे जो नदी है वो 7 बार क्रॉस करनी पड़ेगी। तो इस पर क्या हुआ कि जो उस बंदे की जो वाइफ थी उसने 6 बार नदी को क्रॉस कर लिया उस पतली डोरी पर, बट जब 7वीं बार वो करने लगी तो राजा के जो मंत्री थे उन्होंने इस डर से कि आधा राज्य इसे ना देना पड़े, उसकी जो रस्सी थी वो काट दी और वो डायरेक्ट नदी में जा गिरी। बट जाते जाते उसने उस राजा को श्राप दिया कि तेरा राज्य जरूर नष्ट हो जाएगा। तो उसी समय नदी में बाढ़ आई और जो सिरमौरी ताल था वो पूरा डूब गया, पूरा खत्म हो गया। ठीक है, और ना तो उनकी वाइफ को पता लगा, क्योंकि उस समय कॉन्टैक्ट सारे बंद हो चुके थे जब बाढ़ आई वहां पर, और इसी तरह सिरमौरी ताल का काम खत्म। ठीक है, बट क्या हुआ कि जो बाद में जो है वहीं पर उन्होंने फिर अपने मंत्री की सहायता से कुछ भी, जब वो बड़े हुए, ठीक है, उग्रसेन जो करमचंद था उनका बड़ा पुत्र, उसने क्या किया, जुब्बल रियासत की स्थापना करी। राजधानी उसने जो बनाई वो सोनपुर बनाई। बाद में जब उसने राजधानी को ट्रांसफर किया, उसी ने ही वो पुराना जुब्बल उसने राजधानी बना दी। ठीक है, फिर क्या है, जुब्बल सिरमौर का ही भाग था, जो कि जो गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं गौरचंद। ठीक है, गौरचंद के शासनकाल की एक ही बात है कि उसने राजधानी जो पुराना जुब्बल थी उससे देवरा स्थानांतरित करी। ठीक है, तो देवरा राजधानी स्थानांतरित की गई थी गौरचंद के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्णचंद। पूर्णचंद जो थे, ठीक है, तो पूर्णचंद गोरखा आक्रमण के समय क्या था, जुब्बल का शासक था। ठीक है, और यहां भी गोरखा आक्रमण आई थिंक 1810 में ही हुआ था। ठीक है, तो गोरखा ब्रिटिश युद्ध में जुब्बल सेना का नेतृत्व दांगी वजीर ने किया था। तो जो गोरखा ब्रिटिश युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें जो जुब्बल की सेना ने जो ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, तो उसका जो नेतृत्व किया था वो दांगी वजीर ने किया था। और 1815 में अंग्रेज सरकार ने पूर्णचंद को स्वतंत्र सनद प्रदान कर दी थी, यानी कि अपना जो उसका राज्य था वो उसे दे दिया था गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पदमचंद। पदमचंद जो 1877 से 1898, ठीक है, बेगार प्रथा को समाप्त किया था। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके टाइम पे इन्होंने बेगार प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट बात करते हैं भक्तचंद। तो भक्तचंद क्या था कि 1911 में अंग्रेज सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली दरबार हुआ, जिसमें भक्तचंद को बुलाया गया था। ठीक है, तो जॉर्ज पंचम का जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें भक्तचंद को आमंत्रित किया गया था। उसने चौपाल में वन विभाग भी खोला, ठीक है, और जुब्बल में हाई स्कूल भी खोला था 1945 में। उसको जो उपाधियां मिली, उसको 1928 में CSI की उपाधि दी गई और 1936 में उसको KCSI की उपाधि दी गई। नेक्स्ट बात करते हैं 1921 और 1933 में जो भक्तचंद को क्या किया गया था कि जो शिमला पहाड़ी रियासतों की तरफ से चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के लिए चुना गया था। ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के लिए किसको चुना गया था, भक्तचंद को। फिर है नेक्स्ट है हमारे पास कि जो पहाड़ी रियासतों में चंबा के बाद क्या है कि जुब्बल ही एक ऐसी रियासत थी जिसने 1926 में जल विद्युत का उत्पादन किया था। ठीक है, तो पहली बात तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के लिए चुना गया था 1933 में और 1921 में। ठीक है, फिर क्या है कि चंबा के बाद, ठीक है, जुब्बल ही एक ऐसी रियासत थी जिसे 1926 में जल विद्युत का उत्पादन किया था। 1926 से 1933 में क्या किया गया कि जो भक्तचंद के द्वारा क्या किया गया, विश्व भ्रमण किया गया। और इस दौरान क्या किया उसने कि वो बहुत से महान हस्तियों से मिला, जैसे कि हिटलर से वो मिला और इटली में मुसोलिनी से। और 1933 में सॉरी लॉर्ड इरविन जुब्बल आए थे। ठीक है, तो वो हिटलर से मिला अपने शासनकाल में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राजा था जो हिटलर से मिला
वो थे हमारे भक्तचंद, और इटली में वो मुसोलिना से मिला था, मुसोलिनी या मुसोलिना। नेक्स्ट बात करते हैं बल्सन। बल्सन की बात करेंगे तो बल्सन एक रियासत थी। तो बल्सन की स्थापना जो थी वो अलग सिंह ने की थी, ठीक है। और 1805 से पहले ये सिरमौर रियासत की जागीर थी। गोरखा आक्रमण हुआ था जो बल्सन पे, वो हुआ था 1805 में। तो 1805 के समय जब गोरखा आक्रमण हुआ, ये कुमारसेन की जागीर थी और इस पर जोगराज सिंह का राज था, ठीक है। 1805 जब गोरखा आक्रमण हुआ, उससे पहले ये सिरमौर की थी, बट बाद में ये कुमारसेन जो रियासत थी उसी की ही ये एक हिस्सा था, आप ये समझ लीजिए। और इस पर जोगराज सिंह का राज चलता था। नेक्स्ट है कि जोगराज सिंह ने गोरखा ब्रिटिश युद्ध में अंग्रेजों का सहायता की और 1815 में भी उसने अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्र सनद प्राप्त की। यानी कि जो गोरखा ब्रिटिश युद्ध हुए थे उसमें उसने अंग्रेजों की सहायता की थी, वो सभी ने की थी, और 1815 में ही उसे स्वतंत्र सनद दी गई। फिर क्या हुआ कि जो बल्सन रियासत ने 1857 में युद्ध में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। तो ब्रिटिश सरकार का साथ भी बल्सन रियासत ने 1857 में दिया था, और जोगराज को 1858 में ब्रिटिश सरकार ने खिल्लत और राणा का खिताब दिया। तो ये आपको 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि जो जोगराज सिंह को 1857 में खिल्लत और राणा का खिताब दिया गया था। फिर है अंतिम राणा जो था वो था रण बहादुर सिंह, ठीक है। अंतिम बल्सन के जो अंतिम राणा थे वो रण बहादुर सिंह थे। और जो हमारे क्या बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ बल्सन स्टेट की लिखी गई है पुस्तक, वो उन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। अंतिम राणा जो थे वो हमारे रण बहादुर सिंह थे, और जो ये लिखी गई है पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बल्सन स्टेट, ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और वर्तमान में जो बल्सन है वो क्या है, ठियोग तहसील का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए वो हमारे पास वो है कि अंतिम राणा कौन कौन से थे, और हिस्ट्री ऑफ बल्सन स्टेट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो वो रण बहादुर सिंह। और वर्तमान में जो बल्सन स्टेट है वो ठियोग की है, जो ठियोग तहसील है उसका हिस्सा है। नेक्स्ट बात करते हैं भज्जी। तो भज्जी जो तहसील थी वो भज्जी जो रियासत थी वो चारू और उदयपाल दोनों नाम एक ही है, या तो चारू आ सकता है आपको या उदयपाल, स्थापना इन्होंने की थी। और चारू की जो 29वीं पीढ़ी के सोहनपाल थे उन्होंने सुन्नी शहर की स्थापना की और भज्जी की जगह उसे राजधानी बनाया, ठीक है। तो बाद में सुन्नी शहर को जो राजधानी बनाया था या फिर उसकी स्थापना की थी वो सोहनपाल ने की थी, ठीक है। भज्जी रियासत पर 1803 से 1815 तक गोरखों का कब्जा रहा, ठीक है। इसके अंतिम शासक की बात करें तो राणा रामचंद्र पाल थे, और वर्तमान में भज्जी सुन्नी तहसील का भाग है, ठीक है। भज्जी को 1948 में महासू जो भी हमारे मिलाए गए थे वो महासू जिले में मिलाए गए थे, क्योंकि जो महासू 4 ही हमारे जो पहले जिले थे मेनली, महासू, सिरमौर और 2 और थे। तो 1948 में महासू जिले में मिलाकर इसको हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोटी की। तो कोटी की स्थापना जो की थी वो चंद्र ने की थी, जो कि चारू का भाई था, ठीक है। राजधानी इसने कोटी रखी, ठीक है। और बाद में इसको केआर कोटी ताराचंद ठाकुर ने स्थानांतरित किया। 1809 में गोरखों का कब्जा रहा, कोटी पर गोरखों ने कब्जा किया और 1815 तक रहा, सभी जगह 1815 तक रहा। हरिचंद्र ने 1857 में अंग्रेजों की मदद की, जिसके कारण उन्हें बाद में राणा का खिताब मिला, ठीक है। तो राणा का खिताब हरिचंद्र को दिया गया था कोटी से। कोटी कुसुम्पटी तहसील का भाग बनकर 1948 में हिमाचल प्रदेश में मिलाई गई। नेक्स्ट बात करते हैं दारकोटी की। तो दारकोटी की जो स्थापना की थी वो दुर्गाचंद ने की थी, ठीक है। वर्तमान में ये कोटखाई तहसील में पड़ती है, और दारकोटी 1948 में हिमाचल में मिलाएगी। तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं थ्रोज। थ्रोज की जो स्थापना की थी वो किशन सिंह ने की थी, ठीक है। और ठाकुर करम सिंह 1815 में गोरखा आक्रमण के समय थ्रोज के शासक थे, ठीक है, जिस समय विद्रोह हुआ था, युद्ध हुआ था। अंतिम शासक की बात करें तो सूरज सिंह थे, और उनको राणा की स्थायी उपाधि दी गई थी, जो हमारे अंतिम शासक थे थ्रोज के। और 1948 में चौपाल में मिलाकर, चौपाल तहसील थी उसमें मिलाकर हिमाचल प्रदेश में इसको मिला लिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कुमारसेन की। तो कुमारसेन की जो स्थापना की थी वो किरात चंद ने की थी, और कई बार इनमें आ जाता है कि सिंह लिखा आ जाता है इनके साथ, ठीक है। और गोरखा आक्रमण के समय कुमारसेन बुशहर रियासत की जागीर थी। गोरखा आक्रमण के समय क्या था कि कुमारसेन के राणा गेहर सिंह ने कुल्लू रियासत में शरण ली थी। राणा प्रीतम चंद ने श्रीगढ़ दुर्ग की घेराबंदी में ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। अंतिम शासक था जो वो राणा विद्याधर सिंह थे, और 1948 में महासू जिले का भाग ये बन गया था। नेक्स्ट बात करते हैं धामी की। तो धामी की जो स्थापना की थी वो गोविंद पाल ने की थी, राजधानी इसकी हलोग थी। धामी रियासत के राजा राज सिंह ने पाल के स्थान पर सिंह प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है कि जो चीज मतलब किसी का नाम है उसके जो बाद में लगती है, ठीक है, यानी कि जो हमारा सरनेम होता है,
ठीक है। धामी रियासत के राजा तो राज सिंह थे, जिन्होंने पाल के स्थान पर सिंह प्रत्यय लगाना शुरू किया था, और गोरखा आक्रमण जो हुआ था वो 1805 में हुआ था। ठीक है। और इससे पहले वो धामी जो रियासत थी वो बिलासपुर की जागीर थी, या आप कह सकते हैं कहलूर की जागीर थी। तो धामी में 1805 से 1815 तक गोरखों का कब्जा रहा। ठीक है। राजा गोवर्धन ने गोरखा युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है। तो गोवर्धन ने दिया था धामी रियासत से, और 1857 में भी अंग्रेजों का साथ दिया था। 15 अप्रैल 1948 को कुसुम्पटी तहसील का भाग बनकर इसे हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं रतेश की। तो रतेश की स्थापना जो की थी वो राय सिंह ने की थी। ठीक है। और सोमर प्रकाश ने रतेश को रियासत की राजधानी बनाया था। सबसे छोटी पहाड़ी रियासत है, ये मैं आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 2 वर्ग किलोमीटर की। और रतेश सिरमौर और क्योंथल की जागीर थी, और अंतिम शासक जो थे इसके वो शमशेर सिंह थे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है सबसे छोटी पहाड़ी रियासत कौन सी थी और किसने स्थापना की थी। क्योंथल की बात करें तो गिरिसेन ने 1211 में इसकी स्थापना की थी, और इसकी जो राजधानी थी वो जुनगा थी। ठीक है। 1789 में क्योंथल रियासत पर फिरोज शाह तुगलक ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कब्जा किया था। और गोरखा आक्रमण जो हुआ था वो 1809 में क्योंथल पर हुआ था। राणा संसार सेन ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की मदद के बदले उन्हें राजा और खिल्लत की उपाधि दी गई थी। और अंतिम शासक जो थे यहाँ के वो थे हितेंद्र सेन। नेक्स्ट बात करते हैं ठियोग की। तो स्थापना जो की थी वो जयचंद या जयचंद, जिनको कहते हैं कहलूर के, ये थे, और क्योंथल की जागीर थी ये पहले। अंतिम शासक थे जो कृष्णचंद थे। तो ये स्थापना आपको सिर्फ याद रखनी है, और मेन जो आपको याद रखना है कि ठियोग रियासत भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत थी। ये बहुत बार पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको ये जरूर याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कोटखाई। तो कोटखाई की स्थापना जो की थी वो अहिमाल सिंह ने की थी, जो कि कुमारसेन से थे। गोरखा ब्रिटिश युद्ध जो 1815 के बाद कोटखाई राणा रणजीत सिंह को दे दी गई, और कोटगढ़ था जो वो अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया, मतलब जो कोटगढ़ का शासन था उन्होंने उस पर खुद किया। अब आ जाता है, ये थी हमारी रियासतों के बारे में। अब आ जाता है शिमला शहर का इतिहास, कि जो शिमला शहर था उसका इतिहास क्या है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो शिमला के अगर नामकरण की बात करें तो शिमला का नामकरण श्यामला देवी के नाम पर हुआ था, जो कि भगवती काली का दूसरा नाम है। ठीक है। और शिमला के आसपास की छोटी बड़ी 28 रियासतों को मिलाकर 1816 में शिमला जिले का गठन किया गया। ठीक है। आपको याद रखना है शिमला जिले का गठन कब किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं शिमला शहर की खोज। तो लेफ्टिनेंट रोज थे एक, ठीक है, जिन्होंने 1819 में शिमला की खोज की और वहां पर एक लकड़ी का मकान बनवाया। 1822 में चार्ल्स पैट कनेडी ने शिमला में पक्का मकान बनाया, जो कि कनेडी हाउस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और शिमला आने वाले पहले गवर्नर जो थे वो लॉर्ड एमहर्स्ट थे, जो कि 1827 में शिमला आए थे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो दूसरे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड कैनिंग शिमला आने वाले पहले वाइसराय थे, जो कि 1860 में आए थे। शिमला का पहला बैंक जो था वो अलायंस बैंक ऑफ शिमला था, जो 1874 में बना था। शिमला के रोथरी कैसल में, ठीक है, ए ओहियो, ठीक है, ने 1883 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार रखा था। 1887 में गेटी थिएटर खोला गया था शिमला में। और महात्मा गांधी पहली बार 1921 में शिमला आए थे। शिमला 1953 तक पंजाब की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। शिमला शहर 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया, और तब से लेकर ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको याद रखने हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है। जरूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी थी, और बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे कुल्लू की हिस्ट्री, और उसके बाद अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कुल्लू की ज्योग्राफी के बारे में। इसकी हिस्ट्री को मैंने बहुत छोटी सी वीडियो में कंक्लूड करने की कोशिश की है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैंने डिस्कस किए हैं इसमें, और अगर बाकी कोई क्वेश्चन रहेंगे कि यहाँ के राजाओं के रिलेटेड, वो मैं क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुल्लू में सबसे पहले 7 वजीरियां थी, जो कि इस प्रकार से थी। पहली वजीरी थी परोल वजीरी। परोल वजीरी जो आज का प्रेजेंट टाइम का कुल्लू है वो जगह है परोल वजीरी के तहत आती थी। दूसरी थी रूपी वजीरी। रूपी वजीरी की बात करें तो ये पड़ती थी पार्वती और सेंज नाला के बीच का जो एरिया था, ये आता था रूपी वजीरी में। अगली है लग वजीरी। जो लग महाराज वजीरी थी, ये सुल्तानपुर और बजौरा के बीच में जो जगह थी वो लग महाराज वजीरी में आती थी। इससे अगली थी
सराज वजीरी। सराज वजीरी में जो जलोरी पास है, ये सराज वजीरी को 2 भागों में डिवाइड करता था। अगली है लगसारी वजीरी। ये जो लगसारी वजीरी है, ये फौजल और सरवरी नाला के बीच की जगह है, ये इसमें आती थी। अगला है बंगाल वजीरी। जो बंगाल वजीरी थी, जो छोटा बंगाल का क्षेत्र था, ये आता था बंगाल वजीरी में। अगली और अंतिम है लाहौल वजीरी। लाहौल वजीरी आती थी साउथ ईस्टर्न लाहौल का जो ट्रैक था, वो सारा आता था लाहौल वजीरी में। अब बात करते हैं कुल्लू की हिस्ट्री के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में। कुल्लू जो है, इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम इसका कुलूत था। कुल्लू को पुराने समय में कुलूत के नाम से जाना जाता था। विहंग मणिपाल था, इसने कुलूत राज्य की स्थापना की थी। विहंग मणिपाल जो है, ये हरिद्वार के मायापुरी से आया हुआ राजा था और इसने कुलूत राज्य की नींव रखी थी। इसने जगत सुख को अपनी राजधानी बनाया था। जगत सुख को इसने अपनी राजधानी बनाया था। अगला राजा जो इंपॉर्टेंट राजा है, ये है विशुद्धपाल। विशुद्धपाल का इसने नगर के राजा करमचंद को हराकर वहां पर अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी जगत सुख से। जगत सुख से ये अपनी राजधानी को लेकर नगर इसने शिफ्ट करा था। अगला इंपॉर्टेंट राजा था प्रसिद्धपाल। प्रसिद्धपाल के बारे में प्रसिद्धपाल के कार्यकाल में ये बात सबसे अहम थी कि इसने कुल्लू को स्वतंत्र कराया था स्पीति के राजा चेतसेन से, और लाहौल को स्वतंत्र कराया था चंबा के राजा से। इससे अगला आया दत्तेश्वर पाल। दत्तेश्वर पाल यहाँ का अगला राजा हुआ। इसके टाइम में चंबा का राजा था मारूवर्मन। मारूवर्मन इसके समय में चंबा का राजा था और मारूवर्मन ने इसके स्टेट पर, दत्तेश्वर पाल के स्टेट पर आक्रमण किया था और इसे मार दिया था। ये जो दत्तेश्वर पाल है, ये पाल वंश का 31वां राजा था। अब बात करते हैं अगले राजा की। अगला राजा है जारेश्वर पाल। तो ये जो जारेश्वर पाल था, इसने कुल्लू को स्वतंत्र करवाया था अपने कार्यकाल में चंबा से, और चंबा से स्वतंत्र कराने के लिए इसने मदद ली थी बुशहर स्टेट की। उस समय में बुशहर स्टेट, सिरमौर स्टेट और बिलासपुर स्टेट हिमाचल प्रदेश की सबसे पावरफुल शक्तियां थी। कैलाश पाल जो है, ये कुल्लू का अंतिम राजा था जिसने पाल सरनेम यूज किया। इसके बाद आई एक और डायनेस्टी जिनका सरनेम सिंह था। इस डायनेस्टी को कहा गया था बदानी डायनेस्टी, क्योंकि इनका सरनेम सिंह था, इसलिए इसे सिंह बदानी डायनेस्टी के नाम से जाना जाता था। सिद्ध सिंह जो था, सिद्ध सिंह, इसने बदानी डायनेस्टी की नींव रखी थी 1500 एडी में। याद रखिएगा, सिद्ध सिंह ने 1500 एडी में बदानी डायनेस्टी की नींव रखी थी और इसने जगत सुख को एक बार फिर से अपनी राजधानी बनाया था। अगला राजा हुआ बहादुर सिंह। बहादुर सिंह जो यहाँ का अगला राजा था, ये सुकेत के राजा अर्जुन सेन का समकालीन था। सुकेत के राजा जो अर्जुन सेन थे, उनका समकालीन था बहादुर सिंह। और इसने रूपी जो वजीरी है, जो हमने अभी पढ़ा, रूपी वजीरी को इसने कुल्लू स्टेट में मिलाया था। अगला राजा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जगत सिंह। ये जो जगत सिंह है, ये कुल्लू रियासत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राजा था, सबसे ताकतवर राजा था और सबसे शक्तिशाली राजा था ये कुल्लू की रियासत का। और इसने लग वजीरी और आउटर सिराज को अपने अधीन लिया था। औरंगजेब इसे कुल्लू का राजा, किंग ऑफ कुल्लू के नाम से पुकारा करता था। रघुनाथ जी की मूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रघुनाथ जी की मूर्ति को अयोध्या से कुल्लू लेकर आया था दामोदर दास। इसको याद रखिएगा, दामोदर दास एक ब्राह्मण था जो कि अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति को लेकर आया था 1653 में। और इस समय शासनकाल था जगत सिंह का। जगत सिंह के शासनकाल में रघुनाथ जी की मूर्ति को अयोध्या से लेकर आया गया कुल्लू में 1653 एडी में, और दामोदर दास जो एक ब्राह्मण था कुल्लू में लेकर आया था। कुल्लू दशहरा जगत सिंह के समय में ही ढालपुर मैदान में मनाया जाता था।
1660 एडी में इसने अपनी राजधानी को नगर से सुल्तानपुर शिफ्ट किया था। इसकी जगत सिंह की राजधानी पहले नगर थी और इसने उसके बाद उसे सुल्तानपुर शिफ्ट किया था। अगला और इंपॉर्टेंट एक और राजा था, इसका नाम था मान सिंह। 1700 एडी में मान सिंह ने मंडी पर आक्रमण किया था और अपनी जो रियासत है उसका विस्तार करके दरंग, जहां पर नमक की खाने हैं, वहां तक अपने राज्य का विस्तार किया था। इसने लद्दाख के राजा को फोर्स किया और उसे विवश किया लिंगती रिवर को सीमा स्थापित करने के लिए कुल्लू और लद्दाख की। इसके समय में कुल्लू का एरिया जो है बढ़कर 10,000 स्क्वायर माइल हो गया था। मान सिंह के समय में कुल्लू का एरिया 10,000 स्क्वायर माइल हो गया था। यहाँ का अगला राजा हुआ अजीत सिंह। अजीत सिंह जो है विलियम मूरक्राफ्ट जो थे, इन्होंने कुल्लू विजिट किया था 1820 एडी में। अजीत सिंह के कार्यकाल में विलियम मूरक्राफ्ट ने विजिट करा था कुल्लू को 1820 में, और ये कुल्लू विजिट करने वाले पहले यूरोपियन थे। अजीत सिंह जो है इसको हराया था शेर सिंह ने, जो कि सिखों के एक योद्धा थे। इन्होंने 1840 एडी में अजीत सिंह को हराया था और 1840 से फिर 1846 तक कुल्लू सिखों के अंडर रहा। अब यहाँ पर ब्रिटिश राज की बात करें तो कुल्लू में ब्रिटिश राज जो है, सिख वॉर, जो पहला सिख वॉर हुआ था 9 मार्च 1946 को, उस समय कुल्लू ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया था। 9 मार्च 1846 को लाहौल स्पीति को कुल्लू में मिलाया था अंग्रेजों ने। लॉर्ड एल्गिन जो है ये पहला वाइसरॉय था, ये पहले वाइसरॉय थे जिन्होंने कुल्लू विजिट किया था 1863 में। 1863 में कुल्लू विजिट करने वाले पहले वाइसरॉय थे लॉर्ड एल्गिन। लाहौल स्पीति को स्टेटस मिला था डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया था इसे 30 जून 1960 को। 30 जून 1960 को इसे डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया था कुल्लू से सेपरेट करके। कुल्लू सब डिवीजन से जब इसे सेपरेट किया गया 1960 को, 30 जून 1960 को, और उस समय लाहौल स्पीति को एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया। कुल्लू सब डिवीजन जो है इसको अलग करके कुल्लू सब डिवीजन जो है इसे कांगड़ा से अलग करके एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था पंजाब राज्य की, और 1 नवंबर 1966 को कुल्लू को हिमाचल प्रदेश में ऐड किया गया था पंजाब से। तो दोस्तों ये थी कुल्लू की हिस्ट्री, और अगर इसके कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे, जो इसके राजाओं के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होंगे, वो मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन सेट लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर दोस्तों इन वीडियोस में कोई क्वेरी होगी तो कृपया करके अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं इनमें और सुधार कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप अपने कीमती सुझाव में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक करें, चैनल को जो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री ऑफ सिरमौर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुलिंद की। कुलिंद जनजाति जो है, सबसे पहले पुराने समय में कुलिंद जनजाति यहाँ पर रहा करती थी, जो आज का सिरमौर है। कुलिंद स्टेट है ये मौर्य साम्राज्य के टॉप पर था, शीर्ष में था, इसलिए इसे पुराने समय में शीर मौर्य भी कहा जाता था। सुलोकिना जो है ये सिरमौर स्टेट का पुराना नाम था, याद रखिएगा, सिरमौर स्टेट का पुराना नाम था सुलोकिना। सिरमौर की अगर खोज की बात की जाए तो सिरमौर की खोज की थी राजा रसालू ने 1139 एडी में। 1139 एडी में राजा रसालू, जो कि जैसलमेर राजस्थान से आया था, उसने सिरमौर की खोज की थी, सिरमौरी ताल को अपनी राजधानी बनाया था, ये याद रखिएगा। अगर बात की जाए शोभा रावल की, जिसे कि शुभंश प्रकाश कहा जाता था, इसने राजबन को अपनी राजधानी बनाया और
सिरमौर रियासत की स्थापना की 1195 एडी में? ये दोनों सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा रसालू ने सिरमौर की स्थापना की 1139 एडी में और शुभंश प्रकाश ने 1195 एडी में सिरमौर रियासत है उसकी स्थापना की थी। अब यहाँ के अगले राजा की बात करें तो यहाँ के अगले राजा थे उदित प्रकाश। उदित प्रकाश जो है, इन्होंने राजमन से राजधानी को शिफ्ट किया था कालसी में। और अगला राजा हुआ कोल प्रकाश। कोल प्रकाश के समय में जुब्बल, बलसन और थरोच, ये जो तीनों रियासतें थी या तीनों ठकुराइयां थी, ये कोल प्रकाश की जागीर बन गई कोल प्रकाश के समय में। दिल्ली सल्तनत में एकमात्र जो महिला शासक थी रजिया सुल्तान। जिस समय ये दिल्ली सल्तनत की शासक थी उस समय इनके एक विरोधी निजाम उल मुल्क को कोल प्रकाश ने अपने राज्य में शरण दी थी। अब बात करें सुमेर प्रकाश की। सुमेर प्रकाश जो है, इन्होंने रतेश को अपने अंडर ले लिया था। रतेश जो है शिमला हिल स्टेट की सबसे छोटी ठकुराई थी, 2 वर्ग मील में फैली हुई ठकुराई थी रतेश। तो इसे सुमेर प्रकाश ने अपने अंडर ले लिया था और रतेश को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद राजा हुआ सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश की बात करें तो इसने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया रतेश से वापस कालसी को। अगला हुआ वीर प्रकाश। वीर प्रकाश जो है ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीर प्रकाश ने अपनी राजधानी को हाटकोटी शिफ्ट किया। हाटकोटी को इसने अपनी राजधानी बनाया और हाटकोटी मंदिर इसने बनवाया। रामवीगढ़ किला भी वीर प्रकाश ने बनवाया। अगर बात करें दीप प्रकाश की तो दीप प्रकाश ने बिल्ड किया बाला सुंदरी का मंदिर जो है, बाला सुंदरी का मंदिर दीप प्रकाश ने त्रिलोकपुर में 1573 एडी में बनाया। अगर बात करें करम प्रकाश की तो करम प्रकाश ने राजधानी को शिफ्ट किया कालसी से नाहन। कालसी से ये अपनी राजधानी को नाहन लेकर गया और इसने नींव रखी नाहन शहर की और नाहन किले की इसने नींव रखी। अगर बात करें मेदिनी प्रकाश की, जो मेदिनी प्रकाश है इसके कार्यकाल में गुरु गोविंद सिंह जो है ये नाहन आए थे और इन्होंने यहाँ पर 1684 से लेकर 1688 तक बघानी साहिब का जो युद्ध है वो इन्होंने यहाँ पर लड़ा। जगन्नाथ टेम्पल जो है, जगन्नाथ टेम्पल मेधानी प्रकाश ने 1681 एडी में बनाया और कटासन देवी का जो मंदिर है ये बनाया जगत प्रकाश ने 1785 एडी में। अगला राजा हुआ करम प्रकाश। करम प्रकाश की बात करें तो करम प्रकाश के समय में इसके राज्य में एक विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को रोकने के लिए या कुचलने के लिए इसने इनवाइट करा था गोरखाओं को। करम प्रकाश ने गोरखाओं को अपनी रियासत में इनवाइट करा था रिवोल्ट को दबाने के लिए। फतेह प्रकाश की बात करें तो फतेह प्रकाश ने शीश महल और मोती महल जो है नाहन में, शीश महल और मोती महल को बनवाया था फतेह प्रकाश ने। अगला राजा हुआ शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश ने लिंटन मेमोरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंटन मेमोरियल जिसे दिल्ली गेट भी कहा जाता है, लिंटन मेमोरियल बनवाया था शमशेर प्रकाश ने। ये बनवाया था लॉर्ड लिंटन ने जब नाहन विजिट करा था 1878 में, तो उनकी याद में शमशेर प्रकाश ने लिंटन मेमोरियल बनाया था नाहन में। अमर प्रकाश यहाँ के अगले राजा हुए। अमर प्रकाश को महाराजा और KCCI नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया इसके टाइटल से नवाजा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर है उसमें ब्रिटिशर्स की मदद की थी। इनका नाम था अमर प्रकाश। अमर प्रकाश एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इनके समय में 2 घटनाएं हुई थी। एक ये इन्हें कि महाराजा और KCSI है इसके टाइटल से नवाजा गया था और इन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर यहाँ पर महिमा लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की थी, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी
लाइब्रेरी है। अब बात करते हैं यहाँ के अंतिम शासक की। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, राजेंद्र प्रकाश। राजेंद्र प्रकाश जो है ये सिरमौर रियासत के अंतिम रूलर थे और इनके समय में प्रजामंडल की स्थापना की गई। प्रजामंडल की स्थापना इनके समय में की गई 1937 ईडी में और इनके ही समय में पझौता आंदोलन हुआ था। पझौता आंदोलन जो है ये सिरमौर में हुआ और ये राजेंद्र प्रकाश के समय में हुआ सन 1942 ईडी में। किसान सभा एस्टेब्लिश की गई। इस समय में किसान सभा को एस्टेब्लिश किया गया पझौता आंदोलन के दौरान और जिसके प्रेसिडेंट बनाया गया लक्ष्मी सिंह को और वेद सूरत सिंह को इसका सेक्रेटरी बनाया गया। 13 जनवरी 1948 को जो महाराजा राजेंद्र प्रकाश थे इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और 15 अप्रैल 1948 को सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया। तो दोस्तों ये था हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री के बारे में। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इसकी ज्योग्राफी के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक करें, चैनल को जो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे बिलासपुर के बारे में। बिलासपुर ये जगह है, ये बिलासपुर है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस डिस्ट्रिक्ट को हम दो भागों में करेंगे, एक हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर और दूसरा है ज्योग्राफी। तो सबसे पहले एक बात बता दूं आपको, ये जो बिलासपुर है इसका जो पुराना नाम था वो था कहलूर। याद रखिएगा, बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था। ये बिलासपुर का पुराना नाम है कहलूर। और जो कहलूर है एक चंदेल राजा जिनका नाम बीरचंद था, उन्होंने कहलूर की स्थापना की थी 900 एडी में। और ये जो चंदेल राजा है ये आए थे बुंदेलखंड एमपी से ये राजा आए। इन्होंने सतलुज वैली पर एक नए राज्य की स्थापना की जिसका नाम रखा गया कहलूर। तो इसके बाद यहाँ जब ये आए, यहाँ पर इन्होंने डिफीट किया था रुहंड के ठाकुरों को। ये याद रखिएगा, जब ये यहाँ पर पहुंचे तो इन्होंने रुहंड के ठाकुरों को हरा कर यहाँ पर एक किला बनाया। जब इन्होंने यहाँ पर एक किला बनाया और ये जो किला है ये बाद में कहलाया कोट कहलूर। ये नाम याद रखिएगा, ये किला कहलाया कोट कहलूर। कोट कहलूर बनाया गया था रुहंड के ठाकुरों को हराने के बाद। बीरचंद ने नैना देवी का मंदिर बनाया और इसके नीचे अपनी राजधानी स्थापित की। तो याद रखिएगा, बीरचंद चंदेल ने कहलूर राज्य की स्थापना की, नैना देवी मंदिर की स्थापना की, कोट कहलूर का किला बनाया और कोट कहलूर को अपनी राजधानी बनाया। बीरचंद के अंडर 12 ठकुराइयां थी जिन पर इन्होंने राज किया और वो थी बाघल, कुनिहार, बेजा, धामी, क्योंथल, कुठार, जुब्बल, बघाट, भज्जी, महलोग, मांगल और बलसन। इनके बारे में आप आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ये 12 ठकुराइयां थी जिन पर बीरचंद चंदेल ने राज किया। कहलूर रियासत की बात करें तो कहलूर रियासत का जो अगला राजा रहा वो रहा कहलचंद। मैं इसमें इंपॉर्टेंट जो आपके लिए राजा है सिर्फ उनको ही लेके आऊंगा और बाकी के मैं स्किप कर रहा हूं। तो अगला जो राजा था वो था कहलचंद। कहलचंद के कार्यकाल में कुछ ऐसा खास नहीं हुआ था। इसका जो पुत्र था अजय चंद, इसको कहीं कहीं बुक्स में अजीत चंद भी लिखा हुआ है। तो ये जो अजीत चंद हंडूर, इसने हंडूर की स्थापना की थी जो आज नालागढ़ के नाम से जाना जाता है। हंडूर राज्य की इसने स्थापना की 1100 एडी में। इसके बाद अगले राजा आए मेघचंद। मेघचंद जो राजा है ये काफी निर्दयी किस्म का राजा था। इसने प्रजा पर काफी निर्दयता दिखाई जिसकी वजह से
जिसकी वजह से इसकी प्रजा ने विद्रोह कर दिया और इसे राज्य से बाहर भगा दिया। इसे अपनी जान बचाने के लिए कुल्लू में शेल्टर लेना पड़ा, कुल्लू में शरण लेनी पड़ी। जिस दौरान ये यहाँ का राजा था कहलूर का, मेघचंद, याद रखिएगा मेघचंद जिस समय कहलूर का राजा था उस समय सुल्तान था, उसका नाम था इल्तुतमिश। तो इसने इल्तुतमिश की मदद लेकर अपना राज्य वापस प्राप्त किया था। अगला जो राजा आया ये आया अभिसंध चंद, या कहीं कहीं इसे अभयसार चंद भी लिखा गया है। तो ये जो अभिसंध चंद था ये कॉन्टेम्परेरी था, समकालीन था सिकंदर लोधी का। सिकंदर लोधी का ये समकालीन था और इसने तातार खान को हराया था। इसके कार्यकाल में सिर्फ यही एक घटना है। ज्ञानचंद की बात करें तो जब ज्ञानचंद कहलूर के राजा बने तो उस समय कहलूर रियासत मुगल के अधीन आ गई। और ये जो ज्ञानचंद है ये समकालीन था अकबर का। ये जो ज्ञानचंद है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको याद रखिएगा। ये जो ज्ञानचंद है इसने कासिम खान नाम का एक व्यक्ति था जो सरहिंद में मुगल वायसरॉय था, इसके प्रभाव में आकर इसने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया था और इसने इस्लाम धर्म अपना दिया था। इस्लाम धर्म अपनाने की वजह से जो कासिम खान है उसने अपनी जो पुत्री थी वो इसके साथ उसका विवाह करवा दिया था। ये ज्ञानचंद जो था इसके 3 पुत्र थे, एक था रामचंद, दूसरा था भीमचंद और तीसरा था बीकचंद। ये जो दोनों थे रामचंद और भीमचंद, इन दोनों ने भी अपने पिता की तरह इस्लाम अपनाया और जो ये बीकचंद था ये हिंदू बना रहा। तो इसके बाद जो राजा बना वो बना बीकचंद। इसको कहीं कहीं विक्रमचंद भी लिखा हुआ है। तो ये बीकचंद जब राजा बना, ये नाम याद रखिएगा बीकचंद, ये ज्ञानचंद का पुत्र था और इसने वहां से राजधानी उठाकर सुनहानी लेकर आया था। ये राजधानी को कोट कहलूर से सुनहानी लेकर आया था। इसके बाद अगला राजा हुआ कल्याणचंद। हंडूर की बाउंड्री पर इसने एक किला बनाया जिसकी वजह से दोनों राज्यों के बीच में लड़ाई हो गई। दोनों राज्यों के बीच लड़ाई होने से जो हंडूर का राजा था, हंडूर जो आज नालागढ़ के नाम से जाना जाता है, तो जो हंडूर का राजा था वो इस लड़ाई में मारा गया। इसी के समय में कल्याणचंद के समय में गुरु गोविंद जी जब किरतपुर आए तो इस राजा ने जागीर के तौर पर गुरु गोविंद सिंह जी को किरतपुर और कल्याणपुर उनको दे दिए। अगला राजा आया ताराचंद। ताराचंद जो है ये कल्याणचंद का सबसे बड़ा पुत्र था और इसने तारागढ़ का किला बनाया और तारा देवी का मंदिर बनवाया। इसके बाद आया, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये जो दीपचंद है, दीपचंद ने उसके बाद सुनहानी से कैपिटल को ले गया था बिलासपुर। जो बिलासपुर सिटी है 1654 एडी में इसने बिलासपुर सिटी का निर्माण किया और अपनी जो राजधानी है उसे यहाँ से ले गया बिलासपुर। बिलासपुर के नाम पर ही बिलासपुर का नाम पड़ा। तो दीपचंद जो है ये जो अपनी राजधानी है वो सुनहानी से बिलासपुर लेके गया 1654 एडी में और इसी समय इसने बिलासपुर सिटी की स्थापना की। इसने ढोलरा महल भी बनाया। तो सवाल आ सकता है ढोलरा महल किसने बनाया? ये बनाया दीपचंद ने। और 1667 एडी में कांगड़ा के राजा ने नदौन में इसके खाने में जहर मिलाकर इसे मरवा दिया। अगला आता है भीमचंद। भीमचंद जो राजा था कहलूर का, ये लगभग 20 वर्षों तक गुरु गोविंद सिंह के साथ लड़ाई में उलझा रहा, जिसकी वजह से इसने गुरु गोविंद सिंह के साथ बहुत सारे युद्ध लड़े। लेकिन इन दोनों ने 1667 में मुगल सैनिकों को हराया था। इसके बाद 1682, 1685, 1686, 1700 में भीमचंद ने गोविंद सिंह के साथ बहुत सारे युद्ध लड़े और वो हर युद्ध हार गया।
अगले राजा थे अजमेर चंद। अजमेर चंद है, इन्होंने अजमेरगढ़ का किला बनवाया था जो कि बाउंड्री पर था हंडूर की, जो नाम से जाना जाता है अजमेरगढ़ के किले के नाम महान चंद जो राजा रहा, ये कहलूर की रियासत में सबसे अधिक समय तक 46 वर्षों तक इस राजा ने राज किया कहलूर रियासत पर। संसार चंद, ये नाम एक बार फिर से आ गया है, इस नाम को भूलना मत। संसार चंद कांगड़ा का राजा था और इसने बिलासपुर पर अटैक किया। 1795 में जब इसने बिलासपुर पर अटैक किया, उस समय मारा गया सिरमौर का राजा धर्मप्रकाश। संसार चंद ने छातीपुर किला बनाया जो कि जंजियार धार पर है। जंजियार धार पर जो छातीपुर किला है वो बनाया था संसार चंद ने। और 1803 में महान चंद ने संसार चंद को हराने के लिए गोरखाओं का साथ दिया था और गोरखाओं ने महान चंद के साथ मिलकर संसार चंद को हराया 1805 में। इसके बाद 1803 से लेकर 1814 तक बिलासपुर जो है गोरखाओं के अंडर रहा। डेविड ऑक्टरलोनी जो है ये ब्रिटिश जनरल था और इसने अमर सिंह थापा जो गोरखा कमांडर था इसको हराया था रतनपुर के किले में। बिलासपुर का जो रतनपुर का किला है यहाँ पर डेविड ऑक्टरलोनी ने अमर सिंह थापा को हराया था। और 6 मार्च 1815 के बाद बिलासपुर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गया था। देसा सिंह मजाठिया, इसने अटैक किया था बिलासपुर पर 1819 में। अगर बात करें खड़गचंद की, तो खड़गचंद जो राजा था इसका जो कार्यकाल रहा उसे बिलासपुर का ब्लैक ईरा कहा गया, काला युग कहा गया, क्योंकि ये जो राजा था ये एक लायक शासक नहीं था और ये एक ड्रग एडिक्ट था। ये नशे में चूर रहता था और ये सबसे कमजोर किंग था बिलासपुर का। इसके समय में राज्य में बहुत अशांति फैल गई। इसके जो मंत्री थे उन्होंने प्रजा पर काफी क्रूरता दिखाई और इसकी जो रानियां थी वो सारा खजाना लेकर, महल का और राज्य का सारा खजाना लेकर अपने अपने राज्य में चली गई, जिसकी वजह से यहाँ पर अकाल जैसी स्थिति हो गई। कहलूर में खड़गचंद के समय में अकाल जैसी स्थिति हो गई थी। इसके बाद राजा बना हीराचंद, ये नाम याद रखिएगा, हीराचंद इसके बाद कहलूर का राजा बना। इस राजा के पास जब यहाँ कहलूर की पदवी आई तो इस समय कहलूर की हालत बहुत बुरी थी, यहाँ पर अकाल जैसे हालात थे। इसके साथ एक अच्छी चीज सिर्फ ये हुई कि इसका जो वजीर था मियां भंगी पुरंगिनिया, ये जो इसका वजीर था ये बहुत कुशल शासक था। सबसे पहले हीराचंद ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों की मदद की, अंग्रेजों की मदद की। 1857 के विद्रोह में इसने ब्रिटिशर्स की मदद की, जिसके बदले में ब्रिटिशर्स ने भी इसकी मदद की। इसका जो कार्यकाल रहा जिसमें इसने बिलासपुर पर राज किया, इसका जो कार्यकाल रहा इसे गोल्डन ईरा कहा गया। सुनहरा जो युग है वो हीराचंद के कार्यकाल को कहा गया बिलासपुर का गोल्डन ईरा, क्योंकि इसने बहुत सारे अपने जो राज्य है वहाँ की स्थिति को बहुत हद तक सुधारा। इसने जगत खाना और स्वार घाट टैंक बनाए, इसने ताकि पानी की कमी ना हो, इसलिए इसने यहाँ पर बहुत सारे टैंक बनाए जो आज भी यहाँ पर उपस्थित है। इसके बाद राजा बना अमरचंद। अमरचंद जो है इसके समय में गेहड़वी जुग्गा प्रोटेस्ट हुआ था। इसके समय में गेहड़वी में जुग्गा प्रोटेस्ट हुआ था। ये इस वजह से हुआ था कि इसके जो मिनिस्टर्स थे वो काफी आलसी थे और वो प्रजा पर काफी अत्याचार करते थे, लेकिन प्रजा की बात को राजा तक पहुंचने नहीं देते थे। वो प्रजा को आधे में रोक देते थे और उनकी बात राजा तक नहीं पहुंच पाती थी। इस वजह से प्रजा ने गुस्सा होकर आक्रोश में आकर जुग्गा प्रोटेस्ट किया था और 1885 में इस राजा ने, अमरचंद ने, जो यहाँ के सारे ही जितने भी सारे काम थे और जितनी भी सारी
अभिलेख जितने भी सारे थे वो सारे कन्वर्ट करके देवनागरी स्क्रिप्ट में चेंज कर दिए थे, देवनागरी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिए थे। इसके बाद राजा बना विजयचंद। विजयचंद ने रंग महल बनवाया विजयचंद ने। इसने कोर्ट फी शुरू करवाई, जुडिशियल स्टैंप शुरू करवाई और वाटर सप्लाई बिलासपुर सिटी के लिए पानी की सप्लाई इसने शुरू करवाई। इसका नाम था विजयचंद। इसने ब्रिटिशर की हेल्प की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अगला राजा आया, जो अंतिम राजा थे यहाँ के जो अंतिम राजा थे उनका नाम था आनंद चंद। ये नाम याद रखिएगा, आनंद चंद कहलूर के अंतिम शासक थे, अंतिम राजा थे। ये गांधी के शिष्य थे और लास्ट रूलर थे बिलासपुर के। ये अपनी स्टेट को फ्री रखना चाहते थे, ये अपनी जो स्टेट है कहलूर उसको फ्री रखना चाहते थे। ये इसे नहीं मिलाना चाहते थे भारत में, या भारतीय जो संघ था उसमें ये मिलाना नहीं चाहते थे। ये कहलूर को एक फ्री स्टेट के रूप में रखना चाहते थे। इसी वजह से कहलूर को पार्ट सी का स्टेट बनाया गया 9 अक्टूबर 1948 को। 9 अक्टूबर 1948 को बिलासपुर को एक पार्ट सी का स्टेट बनाया गया। आनंद चंद को पहला चीफ कमिश्नर बनाया गया बिलासपुर का 12 अक्टूबर 1948 को। 9 अक्टूबर 1948 को इसको पार्ट सी का स्टेट बनाया गया और 12 अक्टूबर 1948 को पहला चीफ कमिश्नर बनाया गया आनंद चंद को। और 2 अप्रैल 1949 को श्रीचंद छाबड़ा को यहाँ का दूसरा चीफ कमिश्नर बनाया गया। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश का 5वीं डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसे हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। लोकसभा की बात करें तो आनंद चंद लोकसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हिमाचल प्रदेश से, और 1957 में ये हिमाचल से और 1962 में बिहार से ये राज्यसभा के लिए चुने गए। तो दोस्तों ये था हिस्ट्री, बिलासपुर की हिस्ट्री ये थी। और अगर आपको इसमें कुछ कमियां लगी हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं जो अगली इसकी ज्योग्राफी की वीडियो आएगी उसमें अगर कुछ छूट गया होगा, अगर इस वीडियो में कुछ छूट गया होगा तो मैं उसको वहाँ कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप अपने कीमती सुझाव में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक करें, चैनल को जो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है ये चंबा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चंबा के बारे में। चंबा को भी हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला है इसकी हिस्ट्री और दूसरा है इसकी ज्योग्राफी। शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है हिस्ट्री ऑफ चंबा। यहाँ का जो पहला राजा था उसका नाम था आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन पहला राजा था जिसने सुफिक्स यूज किया था वर्मन। वर्मन की जो उपाधि धारण की थी वो की थी आदित्य वर्मन ने। ब्रह्मपुर जो है ये पुराना नाम था भरमौर का। तो अब जो अगला राजा आता है वो है मेरुवर्मन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरुवर्मन जो था ये एक सूर्यवंशी राजा था जो कि अयोध्या से आया था। इसने 550 एडी में ब्रह्मपुर की स्थापना की। ये एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। इसने अपना जो राज्य है उसको, जहां आज का जो चंबा टाउन है वहां तक इसने, भरमौर से लेकर चंबा, आज का जो चंबा टाउन है वहां तक अपने राज्य का विस्तार किया। जब ये अपने विजय अभियान पर था और जब इसने छतराड़ी को जीता तो उसने तो मेरुवर्मन ने वहां पर शक्ति देवी टेम्पल की स्थापना की। तो उसने वहां पर शक्ति देवी टेम्पल की स्थापना की। मेरुवर्मन ने मणिमहेश, लक्षणा देवी, गणेश, नरसिंह और सूर्यमुखी मंदिर, ये सारे मंदिर मेरुवर्मन ने बनाए।
अगला जो राजा था ये था लक्ष्मी वर्मन। लक्ष्मी वर्मन जो था, इसके समय में इसके राज्य में महामारी फैल गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। आसपास के राज्यों ने जब लक्ष्मी वर्मन के राज्य पर आक्रमण किया तो उस आक्रमण के जवाब में लक्ष्मी वर्मन मारा गया। इसकी जो रानी थी वो उस समय गर्भवती थी और वैसी ही अवस्था में वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग गई। भागते भागते वो एक गुफा में पहुंची जहां पर उसे एक पुत्र हुआ, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे उस पुत्र को वहीं छोड़कर जाना पड़ा। जब ये वापस आई तो अपने पुत्र को देखने वापस आई कि उसका जो पुत्र है वो जीवित था और जो चूहे थे वो इसके शरीर के चारों ओर थे और इसके ये चूहों के आसपास होने की वजह से, उनकी गर्मी की वजह से ये जो राजा था मुसान वर्मन, ये जीवित रह पाया और इसकी जान बच गई। क्योंकि चूहों ने इसकी जान बचाई थी, इस वजह से इसका नाम पड़ा मुसान वर्मन। और जो इसका कार्यकाल रहा, इसके कार्यकाल के दौरान चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। अगला राजा आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा, साहिल वर्मन। साहिल वर्मन एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा था, ये याद रखिएगा। साहिल वर्मन एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा था, तो इसको याद रखिएगा। 920 एडी में साहिल वर्मन ने चंबा सिटी की स्थापना की। ये राजा जब अपने विजय अभियान पर था, इसकी कोई संतान नहीं थी। उस समय वहां पर 84 योगियों की एक टोली आई, जिसमें योगियों के एक जो गुरु थे जिनका नाम चरपटनाथ था, ये नाम याद रखिएगा, उनका नाम था योगी चरपटनाथ। जो ये योगी चरपटनाथ है, इन्होंने साहिल वर्मन को आशीर्वाद दिया कि आपके 10 पुत्र होंगे। और साहिल वर्मन ने आग्रह किया योगी से कि जब तक आपका आशीर्वाद सफल नहीं हो जाता, आप तब तक कृपया करके यहीं रहे। बाद में साहिल वर्मन को 10 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। जो इसका सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम युगांकर था और लड़की का नाम चंपावती था। अपनी बेटी चंपावती के नाम पर इसने चंबा का नाम रखा और 84 जो वो योगी थे उनके नाम पर 84 टेम्पल बनाया। साहिल वर्मन जो राजा था, ये राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा लेकर आया था। ये भी एक सवाल है, ब्रह्मपुर से जो राजधानी को चंबा लेकर आया था, साहिल वर्मन राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा लेकर आया था। इसकी जो पत्नी थी, साहिल वर्मन की जो रानी थी, उसने अपने राज्य में पानी लाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी जान की कुर्बानी दे दी, जिसकी वजह से यहाँ पर सूही मेला मनाया जाता है। ये जो सूही मेला चंबा में मनाया जाता है, इसमें सिर्फ बच्चे और औरतें शिरकत करती है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर और कामेश्वर मंदिर साहिल वर्मन ने बनवाए। अब बात करते हैं अगले राजा की। साहिल वर्मन का जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था युगांकर वर्मन। युगांकर वर्मन की जो रानी थी त्रिभुवन रेखा, उन्होंने नरसिंह का मंदिर, भरमौर में नरसिंह का मंदिर बनवाया। गौरी शंकर का मंदिर भी इन्हीं के कार्यकाल में बना। इसके बाद यहाँ का राजा बना विजय वर्मन। ये जो विजय वर्मन था, ये एक बहुत बेहतरीन योद्धा था। 1191-1192 में जब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया चंबा पर, तो इसने उसका फायदा उठाकर कश्मीर और लद्दाख को लूटा। अगले जो राजा थे वो थे गणेश वर्मन। गणेश वर्मन वो राजा थे जिन्होंने सबसे पहले सिंह सरनेम की, सिंह सुफिक्स की उपाधि ग्रहण की, वो थे गणेश वर्मन। इसके बाद जो राजा हुए अगले, वो थे प्रताप सिंह वर्मन। प्रताप सिंह वर्मन जो थे, ये बहुत ही दयालु किस्म के राजा थे और ये अकबर के समकालीन भी थे। टोडरमल अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था। इसने चंबा का रिहुल जो इलाका है, रहलू या रिहुल जो इलाका है, ये चंबा से ले लिया था। प्रताप सिंह वर्मन जो था, इसने हराया था चंद्रपाल को। ये कांगड़ा का राजा था और इसने
प्रताप सिंह वर्मन ने गुलेर जो रियासत थी कांगड़ा की, उसको चंबा स्टेट में मिला दिया था। अगला राजा था बलभद्र। बलभद्र जो था ये भी बहुत ही दयालु किस्म का राजा था और इसका जो पुत्र था उसका नाम था पृथ्वी सिंह। बलभद्र सिंह की जो नर्स थी उसका नाम था बाटलू। उसने पृथ्वी सिंह की जान बचाने के लिए वो पृथ्वी सिंह को मंडी ले गई थी और इसने मंडी ले जाकर पृथ्वी सिंह की जान बचाई थी। जब पृथ्वी सिंह काफी समय बाद, जब पृथ्वी सिंह बड़ा हुआ और जब ये वापस अपने राज्य में आया, राज्य प्राप्त करने के लिए आया, तो ये उस समय जो ये समकालीन रहा शाहजहां का, ये शाहजहां का समकालीन रहा। और खाजीनाग जो खजियार है, हिडिंबा टेम्पल जो महला में है, सीताराम मंदिर है और सीताराम मंदिर चंबा में है, ये सारे बाटलू ने बनवाए थे जिसने पृथ्वी सिंह की जान बचाई थी। अगले राजा है छतर सिंह। औरंगजेब ने जब राज्यों के सारे मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था तो ये छतर सिंह जो है ये पहले राजा थे जिन्होंने अकबर के जो आदेश है उसको मानने से मना किया था और अपने राज्य में सारे किसी भी हिंदू टेम्पल को इन्होंने तोड़ने नहीं दिया था। अगला राजा है उमेद सिंह। उमेद सिंह जो है इसने नड्डा महल बनाया था, रंग महल बनाया था। उमेद सिंह ने अपने राज्य को मंडी राज्य के बॉर्डर तक फैला दिया था। ये जो उमेद सिंह राजा थे इन्होंने अपनी रानी को आदेश दिया था कि इनकी मृत्यु के बाद वो सती नहीं होने का। अगले राजा थे भूरी सिंह। 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम एस्टेब्लिश किया गया था चंबा में, जो आज भी वहां पर भूरी सिंह संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। 1919 में पहली बार चंबा रियासत को बिजली प्रदान कराई गई थी भूरी सिंह द्वारा। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहला जो विश्व युद्ध हुआ था इसमें भूरी सिंह ने ब्रिटिशर्स की मदद की थी और ब्रिटिशर्स ने भूरी सिंह को नाइटहुड की उपाधि दी थी और द मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि से नवाजा था। अंतिम जो राजा थे चंबा के वो थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जब राजा बने, ये लक्ष्मण सिंह राजा बने 1935 में। 1935 में लक्ष्मण सिंह चंबा के राजा बने और ये चंबा के अंतिम शासक थे। 15 अप्रैल 1948 को चंबा को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। 15 अप्रैल 1948 को चंबा को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस करा चंबा की हिस्ट्री के बारे में। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंबा की ज्योग्राफी के बारे में। सो अगर इस वीडियो में कोई कमी हो तो उसको कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने सुझाव देना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप अपने कीमती सुझाव में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक करें, चैनल को जो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री से। मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले यहाँ पर 2 रियासतें थी। एक थी मंडी रियासत और दूसरी थी सुकेत रियासत। इन दोनों रियासतों को मिलाकर बनाई गई थी मंडी डिस्ट्रिक्ट 1948 में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सुकेत स्टेट। सुकेत रियासत जो थी सबसे पहले ये बनी थी, तो इसके बारे में बात करते हैं। सुकेत स्टेट जो है इसे बीरसेन ने, सुकेत जो रियासत है इसकी स्थापना की थी बीरसेन ने 765 AD में। कनिंघम के अनुसार जो सेन डायनेस्टी है, सेन जो वंश है ये बंगाल का रहने वाला था, ये बंगाल से आया था। बीरसेन जो है ये कुन्नुधार होते हुए मंडी में
सुकेत में एंटर हुए थे और इन्होंने कुन्नुधार में यहाँ पर अपनी जो फैमिली है उनके साथ रहना यहाँ पर शुरू किया था। सुकेत स्टेट की जो पहली राजधानी थी वो पंगाना थी। इन्होंने पंगाना को अपनी राजधानी बनाया जो कि सुरही क्षेत्र में पड़ता था। वीरसेन ने चंबा के राजा मुसान वर्मन को अपनी राजधानी, अपने सुकेत रियासत की राजधानी पंगाना में शरण दी थी और इसके बाद इन्होंने अपनी जो पुत्री है उसका विवाह मुसान वर्मन के साथ कर दिया था। वीरसेन ने पंगाना को दहेज के तौर पर मुसान वर्मन को दे दिया था। ये जो वीरसेन है इन्होंने कुल्लू के राजा को हराया था और कुल्लू स्टेट को अपनी जागीर बनाया था। कुल्लू जो रियासत थी उसे इन्होंने अपनी जागीर बनाया था। वीरसेन ने कांगड़ा के साथ बॉर्डर स्थापित किया था। खड़ के ऊपर इन्होंने बीरा दुर्ग बनाया था और कांगड़ा के साथ बाउंड्री को, बॉर्डर को स्थापित किया था। हाटली के राणा को हराने के बाद वीरसेन ने बीरकोट का दुर्ग बनाया था। अगर बात करें यहाँ के अगले राजा की, यहाँ के अगले राजा थे लक्ष्मण सेन। ये जो लक्ष्मण सेन थे इन्होंने कुल्लू रियासत पर आक्रमण किया था और वजीरी रूपी लगसारी वजीरी और परोल वजीरी को अपने अधीन कर लिया था। साहू सेन और बाहू सेन, ये नाम याद रखिएगा। साहू सेन ये दोनों भाई थे। साहू सेन और बाहू सेन ये मंडी और सुकेत रियासत से रिलेटेड है। इन दोनों के बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से बाहू सेन ने मंडी रियासत की स्थापना की थी मंगलोर कुल्लू में 1000 AD के आसपास। अगला राजा, यहाँ के अगले राजा हुए मदन सेन। 1240 AD के आसपास इन्होंने पंगाना में मदन कोट का दुर्ग बनाया। ये जो मदन सेन है ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुकेत रियासत की हिस्ट्री के हिसाब से। मदन सेन ने राणाओं को हराकर गुमा और द्रंग की जो नमक की खानें थी उन पर अधिकार किया था, उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। इन्होंने कुल्लू पर आक्रमण किया था और बजौरा का जो एरिया है, बजौरा से मनाली तक का जो एरिया है वो इन्होंने राणा भसोल को दे दिया था। इन्होंने राणा मांगल को हराया था, जिसने बाद में मांगल रियासत की स्थापना की थी सतलुज नदी के पार। मदन सेन के समय में सुकेत रियासत जो है ये अपनी शक्तियों के चरम पर थी। ये जो मदन सेन है इन्होंने पंगाना से शिफ्ट की थी, अपनी जो कैपिटल है, राजधानी है, उसे पंगाना से शिफ्ट करके लोहारा बलह घाटी में लेकर आए थे। इससे अगले राजा हुए करतार सेन। करतार सेन जो है इन्होंने अपनी राजधानी को करतारपुर लेकर आए, ये लोहारा से। ये जो करतारपुर है ये आज के समय में पुराना नगर के नाम से जाना जाता है। गरुड़ सेन की बात करें तो इन्होंने एस्टेब्लिश किया था बनेर को। बनेर पुराना नाम था सुंदरनगर का। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था। सुंदरनगर का पुराना नाम था बनेड़। बनेड़ को इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, बनेड़ शहर की इन्होंने स्थापना की थी। और विक्रम सेन जो है उन्होंने बनेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। सूरजकुंड टेम्पल जो है, सूरजकुंड मंदिर, ये बनाया था गरुड़ सेन की महारानी ने। विक्रम सेन यहाँ के अगले राजा हुए। इन्होंने और इनके समय में अहमद शाह दुर्रानी ने सुकेत रियासत पर आक्रमण किया। अदीना बेग जो है इसने भी सुकेत रियासत पर आक्रमण किया। जस्सा सिंह रामगढ़िया जो है ये पहले सिख रूलर थे जिन्होंने सुकेत के ऊपर रूल किया विक्रम सेन के टाइम में। अगले थे विक्रम सेन टू। विक्रम सेन टू जो है इन्होंने बनेड़ को अपनी राजधानी बनाया और इनके समय में 1809 में जो सुकेत रियासत है ये रंजीत सिंह के अधीन आ गई और विलियम मूरक्राफ्ट थे, इन्होंने सुकेत रियासत विजिट करा था 1820 में। अगले हुए उग्रसेन। उग्रसेन यहाँ के अगले राजा हुए। इनके समय में विंगने ने विजिट किया था सुकेत को 1839 AD में। 1846 AD में जो सुकेत रियासत है ये ब्रिटिश के अंडर आ गई थी और वजीर जो नरोत्तम है इनके जो वजीर थे नरोत्तम, इन्होंने दुर्गा टेम्पल जो है उसको बनवाया था। सेन ने बनवाया था शिव मंदिर, उग्रसेन ने बनवाया था और 1876 AD में उग्रसेन की मृत्यु हो गई थी। अगर बात करें
निकंदन सेन के समय में 1893 में स्कूल भोजपुर में स्कूल खोला गया, पोस्ट ऑफिस 1900 में खोला गया और टेलीग्राफ 1906 में खोला गया सुकेत रियासत में। 1889 एडी में सतलुज नदी पर एक पुल बनवाया गया। एडवर्ड हॉस्पिटल जो है ये यहाँ के अगले राजा भीमसेन ने बनवाया था। एडवर्ड हॉस्पिटल सुकेत रियासत में यहाँ के अगले राजा भीमसेन ने बनवाया था। इन्होंने मंडी सुकेत जो रोड है, मंडी सुकेत जो सड़क है, उसका कार्य भी इन्होंने पूर्ण करवाया था। अगले राजा हुए लक्ष्मण सेन। ये जो लक्ष्मण सेन है ये सुकेत रियासत के अंतिम रूलर थे और ये 1948 तक यहाँ के राजा रहे। सुकेत रियासत 1921 तक पंजाब गवर्नमेंट के अधीन था और 1921 को ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के अधीन आ गया। 1948 को पंडित पद्म देव ने 1948 में सुकेत सत्याग्रह को लीड किया और इस विद्रोह के कारण, इस सत्याग्रह के कारण सुकेत स्टेट जो है इसे इंडियन यूनियन में मिलाया गया। जब सुकेत सत्याग्रह हुआ इसके बाद सुकेत रियासत को इंडियन यूनियन में मिलाया गया। इसे सुकेत रियासत को मंडी में मिलाकर, मंडी और सुकेत को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को मंडी डिस्ट्रिक्ट बनाई गई। इसे हिमाचल प्रदेश की चौथी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, मंडी और सुकेत को मिलाकर। अगर बात करें मंडी स्टेट की, तो मंडी स्टेट की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो बाहू सेन, जो साहू सेन के भाई थे बाहू सेन, इन्होंने मंडी रियासत की स्थापना की थी 1000 एडी में। 765 एडी में सुकेत रियासत की स्थापना हुई थी और 1000 एडी में बाहू सेन ने स्थापना की थी मंडी रियासत की। और साहू सेन और बाहू सेन जो है ये दोनों भाई थे। इन दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होने की वजह से बाहू सेन ने अपनी रियासत बनाई थी जो थी मंडी रियासत। सेन ने मंदलोर में मंडी रियासत की स्थापना की और हाट को अपनी राजधानी बनाया। अगर बात करें बाण सेन की, बाहू सेन वंश के 11वें राजा जो थे इनका नाम था कराचन सेन। ये जो कराचन सेन थे मालवोर युद्ध में 1278 एडी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो पत्नी थी उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि बाण के जो पेड़ है, ओक का पेड़ जो है, ओक ट्री जो है, उसके नीचे इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम बाद में बाण सेन रखा गया, क्योंकि इसका जन्म बाण वृक्ष के नीचे हुआ था, इसलिए इनका नाम बाण सेन रखा था। और ये जो बाण सेन है इन्होंने पराशर मंदिर बनवाया जो कि पराशर लेक के नजदीक है। तो मंडी रियासत को बनाने का असली क्रेडिट जो है वो बाण सेन को जाता है, क्योंकि ये अपनी राजधानी को मंगलाव जो कि कुल्लू में है से लेकर आए थे। अगले राजा हुए अजबर सेन। अजबर सेन जो है इन्होंने मंडी शहर की स्थापना की 1527 एडी में। 1527 एडी में अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना की और इन्होंने भूतनाथ का मंदिर बनवाया जो कि मंडी शहर में है। इनकी रानी ने त्रिलोकीनाथ का मंदिर बनवाया। अगले राजा हुए सूरज सेन। सूरज सेन जो है इनके समय में मंडी जो रियासत है ये ब्रिटिश के अधीन आ गई और इन्होंने कमलागढ़ का जो किला है, कमलागढ़ का किला 1625 एडी में सूरज सेन ने बनवाया। मूर्ति माधव राय की जो चांदी की मूर्ति है ये सूरज सेन ने बनवाई थी और इनके समय में मंडी शिवरात्रि इनके समय में शुरू हुई, क्योंकि माधव राय की शोभा यात्रा जो है वो सबसे पहले सूरज सेन के समय में शुरू हुई थी। अगले राजा हुए सिद्ध सेन। सिद्ध सेन की बात करें तो ये एक बहुत ही कुशल योद्धा थे और इनके समय में गोविंद सिंह ने मंडी रियासत की विजिट किया था। सिद्ध सेन ने सरकपुर किले की 1695 एडी में सरकपुर किला बनवाया। इन्होंने सिद्ध गणेश, त्रिलोकीनाथ, पंचवक्त्रांड, सिद्ध जालपा मंदिर, ये मंदिर इन्होंने सिद्ध सेन ने बनवाए। अगले जो राजा हुए वो हुए जोगिंदर सेन। जोगिंदर सेन जो है ये मंडी रियासत के आखिरी रूलर थे और 15 अप्रैल 1948 को मंडी और सुकेत को मिलाकर मंडी डिस्ट्रिक्ट बनाई गई। हिमाचल प्रदेश का जन्म जब हुआ उस समय मंडी, सिरमौर, चंबा और महासू ये 4 डिस्ट्रिक्ट थी जिनको मिलाकर हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। तो दोस्तों ये थी मंडी की हिस्ट्री। अगर आपकी इसके बारे में कोई क्वेरी हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों।
आप अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक करें, चैनल को जो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करें।